विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने कलाकार अंजन श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत अंजन जी। नमस्कार आपको भी और विविध भारती के श्रोताओं को भी। अंजन जी, शुरू से शुरू करते हैं। कहानी कलकत्ता से शुरू होती है। जी, तो बताइए कि किस तरह से नाटकों का शौक लगा था और आकाशवाणी के स्टूडियो में जाने लगे थे आप नाटक करने के लिए। वो ऐसा हुआ कि मैं छटपटा रहा था एक्टिंग करने के लिए। अच्छा, किस उम्र से? ठीक शुरू से, और यूं ही कुछ लिखा करता था जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लिखने की एक आदत थी। आई थिंक इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इमेजिन कि मुझे भी थिएटर करना चाहिए। तो पता चला कि पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी थिएटर, खासकर पिताजी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी इलाहाबाद बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर थे। उन दिनों तो 3rd ग्रेड में थे, फिर धीरे 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 वो एजीएम के पोस्ट पे चले गए। मेहनत करके वो एकदम रॉ से उठ करके गाजीपुर से जा करके वहाँ कलकत्ते में नौकरी करके उन्होंने शादी की। जब उसके बाद हमारे जैसे लोग निकले तो स्ट्रगल हार्ड। जिंदगी उनकी मेहनत पे थी। जी, गांधी जी फॉलोअर ऑफ कोर्स, सीरियसली। एंड ही वाज मतलब एक तरह से वो गांधी जी की जिंदगी को से काफी इम्प्रेस थे, जो अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश। और कोई स्लोगन वाले नहीं थे वो। जी, लो प्रोफाइल वाले थे और कड़क आदमी थे बहुत, जिनको कहा जाता था टाइगर ऑफ इलाहाबाद बैंक एक टाइम में। इतना तेज था उनके अंदर में। उनका पालन पोषण ही ऐसा हुआ था मुझे, जिसका असर ये आज देख रहे हैं आप, हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो मेहनत करने वाले आदमी थे और मेहनत जो हमारे दिमाग में बैठ गया था। लेकिन थिएटर करने के लिए उन्होंने इसमें पढ़ाई भी खराब की। मैंने साइंस बीएससी में डाला था उन्होंने, तो बीएससी हमने बर्बाद किया। फिर उन्होंने कॉमर्स में डाला और कॉमर्स का किया, ग्रेजुएशन किया, जो बाद में हुआ। पर उसके पहले हम ऑल इंडिया रेडियो के लिए छटपटा रहे थे कि अगर नाटक नहीं कर देंगे स्टेज पर तो वॉइस कल्चर और ये सब चीज़ें जो है थिएटर में देखते थे लोग करते थे, कि मैं कर सकता हूँ। मेरी वॉइस बहुत ही मधुर थी। तो मैंने कहा कि अनंत मिश्रा थे सनमार्ग के एडिटर जी, उनसे पहचान थी। वो मेरे पहचान में आ गए थे, घर के पास ही थे। मैं जाके कहा कि किसी तरह दीप नारायण मिठोलिया ऑल इंडिया रेडियो चलाते थे, उनके नाम से लेटर लिख दीजिए, मैं रेडियो प्ले करना चाहता हूँ। और उन्होंने लेटर लिख दिया। मेरी ऑडिशन हुई और ऑडिशन के तुरंत बाद दीप नारायण जी ने मुझे लापता नाटक में, जो प्रेमेंद्र मित्र का निरुद्देश्य नाटक का पहला नाटक उन्होंने दिया, उसमें से भागा हुआ लड़का घर से, निरुद्देश्य, इसका उद्देश्य नहीं, लापता नाटक जो है दीप नारायण जी ने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। उसमें कृष्ण कुमार जी अदाकार के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, वो मेरे पिता बने थे। और माँ थी तृप्ति मित्रा जी, शंभू बाबू की वाइफ, जो खुद एक इप्टा की स्टॉन्च मेंबर रह चुकी है शंभू बाबू के साथ। तो वो मेरी माँ थी। आई वॉज सो लकी। एंड उस नाटक का अप्रिसिएशन मिला, खासकर मेरे मामा जी की तरफ से। अच्छा, वो एटमॉस्फेयर जो है आर्ट एंड कल्चर लेके था। हमारा ननिहाल, जहाँ पर सनी चौधरी जी आते थे और वहाँ मामा के दोस्त थे, और वो हर सैटरडे को आके गाना गाया करते थे बंगला में। क्या बात है, वाह। और हम लोग छोटे छोटे से देखते थे उनको, अपनी पहली वाइफ के साथ आते थे वो। जी जी, बहुत जमाने की बात है। सलील चौधरी, नचिकेता घोष, ये एटमॉस्फेयर, एक इप्टा वाला एटमॉस्फेयर जो बाद में देखा हमने, वो वही था जी। और मेरे मामा एक, देखा जाए तो वो तो नेशनल टेस्ट हाउस में नौकरी करते थे, साइंस के ये लोग ये थे, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाले थे। छोटे मामा इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में आए बाद में। पर बड़े मामा जो है इसमें कल्चर, उन्हीं के संडे को उनके यहाँ दोस्त लोग आते थे
और तरह तरह के लोग। ज़्यादातर हमारे नाना जी डेमोन्स्ट्रेटर थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिजिक्स के, और उनके छात्र जो थे वो ज़्यादातर इस तरह के लोग ही थे। पर उसमें एक प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बहुत सारी लंबी कहानी हो जाएगी। वो एटमॉस्फेयर से मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन पड़ता गया, वो एटमॉस्फेयर जो होता था, इसलिए बार बार नाना के घर पहुंच जाया करता था। अब इधर यहाँ जब ऑल इंडिया रेडियो में मैंने काम किया, जब अप्रिसिएशन हुआ, मामा ने अप्रिशिएट किया और उससे पिताजी थोड़ा इम्प्रेस्ड हुए। तो ठीक है, पर पढ़ाई लिखाई पूरी करे और नौकरी करे तो इस सबसे क्या होने वाला, जैसे मेंटालिटी हमारी भी। पर एक चीज है, जो उनके संस्कार हैं उससे बहुत कुछ मिला मुझे। अगर वो स्ट्रिक्ट ना होते तो शायद मैं अभी यहाँ के बह गया होता। जी जी बिल्कुल। तो वो जो है कि हम एक कटिबद्धता आ गई कि मैं परिवार भी चलाऊंगा और ये काम भी करूंगा, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। तो वो कटिबद्धता जो है पिताजी के रेस्ट्रिक्शन से ही आई है। और मैं प्रूफ कर माँ से कहता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता, और माँ की वजह से ही मैं रेडियो स्टेशन में जा सका। उनकी जाने दीजिए, रेडियो प्ले करने में कोई हर्जा नहीं है, थिएटर नहीं कर रहा है। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि वही कृष्ण कुमार जी ने कहा कि हमारे साथ थिएटर करोगे। वॉइस मधुर थी, बताया आपको, बिल्कुल करना चाहता हूँ। यहाँ फलाना जगह आ जाना, अदाकार के रूप में बुलाया। वहाँ लोगों ने एंट्री नहीं दी, बच्चे सब जो थे वहाँ, उसमें एक को मैं इफ्टा में डाला बाद में। फिर मैं घूमते घूमते कला मंदिर की तरफ चला गया, संगीत कला मंदिर, और वहाँ बद्री प्रसाद तिवारी, राजेंद्र शर्मा दो डायरेक्टर थे, उनसे अंडर में मैंने बहुत सारे प्ले किए। और इवन सुशीला मिश्रा होती थी ऑल इंडिया रेडियो जालंधर की, वो डायरेक्टर थी हमारी, मम्मी मम्मी के नाम से मशहूर थी। जिनकी बेटी है बीना दीक्षित, एक आर्टिस्ट है और रेडियो प्ले में बहुत कर चुके हैं। उनके यहाँ एक प्ले मिला जो इत्तेफाक से ऑल माई सन्स, उस प्ले में मैंने डॉक्टर का रोल किया। और उन दिनों ड्रामा क्रिटिक होते थे धरणी घोष स्टेट्समैन में, और बहुत कड़क लिखते थे, और कोई भी ऐसा प्ले नहीं था, ये पकड़ नहीं लेते थे कि जर्मन प्ले है या इंग्लिश प्ले है या रशियन प्ले है। और उन्होंने सारा डिटेल दिया, और उसमें उन्होंने एक लाइन तारीफ की, टू सम एक्सटेंट अंजन श्रीवास्तव, सुरेश शर्मा कुड डू वेल। और बड़े बड़े उसमें एक्टर थे, शरद सेठ, सुबुल घोष, मम्मी जी भी थी, सबको उड़ा देते थे वो, जब भी थोड़ा सा भी देखते थे, बहुत बढ़िया क्रिटिक थे वो। उनकी लाइन देख करके मामा जी दौड़ के आए कि मृत्युंजय, मेरे पिताजी को कहा। वो साले बहनोई, मतलब साले थे ना बाबूजी के। मामा जी आकर के बोले, देखो पेपर में, स्टेट्समैन में धरणी ने लिखा है, वो प्ले कर सकता है, मुझे लगता है उसको प्ले करने देना चाहिए। फिर उन्होंने अलाउ किया, ठीक है प्ले करो, लेकिन ग्रेजुएशन का कर लो, जो बर्बाद किया है तुमने। तो ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स से पूरा किया, फिर एलएलबी किया, फिर एलएलबी किया। फिर वो लगा दिए, आर्य समाज का एक लड़का था जो पिताजी का मतलब पहचान का था, पार्टी भी था, रघुवीर प्रसाद एंड सन्स, सोमदेव गुप्ता को कहा कि भैया इसको तुम अपने साथ रखो, लॉ कॉलेज में भी ले जाओ, एडमिशन कराओ। और मैंने भी सोचा कि लॉ कर लेना चाहिए, कल को अगर मुझे कहीं बाहर दूर जाना पड़े कलकत्ता छोड़ के, तो मैं क्या करूँगा, नौकरी से तो काम नहीं चलेगा। और वो बोले ग्रेजुएशन हो गया, हमको भेज दिया उन्होंने, ताकि हम बिजी रहें। घर जैसे काम में, पटना में घर बन रहा था, तो छत की पिटाई करो। अरे बाप रे, छत की पिटाई करवाओ जाके। वो करने गया, तब तक रिजल्ट आ गया कि डिस्टिंक्शन के साथ पास कर गया है बीकॉम का। तो उन्होंने लॉ तो ज्वाइन कर ही लिया, और साथ साथ में बैंकिंग का CAIIB बैंकिंग पार्ट 1 टेस्ट में आके कर लिया, और फिर ब्रांच में ट्रांसफर। बैंकिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि पूछे मत, लेकिन थिएटर शाम को नहीं छोड़ा। मतलब नौकरी लग गई थी आपकी अब? दोपहर में, शाम को थिएटर कला मंदिर में। और वो जो मैं जाने लगा, उसमें पिताजी थोड़ा नाराज हो गए कि रात को जितना 10-11 बजे आकर के रोटी खाता है ये। तो उन्होंने दरवाजा ही ऐसा लॉक कर दिया कि हम खोल ना पाए। हम अपने से दरवाजा खोलते थे तिकड़म से, माँ हमारे लिए रोटी रख देती थी,
माँ ने हमेशा प्रोत्साहन दिया है और पिताजी स्ट्रिक्ट थे। और एक दिन खड़े हो गए सामने तो ये दरवाजा खोलना भी आ गया, साइंस पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, अब क्या क्या पढ़ोगे। तो और मैं 300 रुपया कुछ एफडी हर साल हर महीने बना लेता था सैलरी में से। अपने को उतना खर्च करने के लिए ऑरेंज पीना, ऑरेंज जूस होता था ना, ऑरेंज स्पेशल बोल के ड्रिंक आता था कोको कोला की तरह, वो और सिनेमा देखना खर्च होता था मेरा। और जाने था 300 रुपया का एक एफडी बना के जो उन्होंने उठा के फेंक दिया हमारे पर, जाओ कमाओ अपने रंग से काम करो तुम। लेकिन नहीं, अब कोई नहीं चाहिए ये सब करके, वो किसी की चीज जरूरत नहीं है। जात के रोटी खाता था। फिर धीरे 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 थिएटर में मैं जाता ही था। यानी पिताजी की नाराजगी सहते हुए दिन में इलाहाबाद बैंक की नौकरी करते हुए शाम को थिएटर जानी। यस, गजब, इतना जुनून थिएटर का था। जुनून था। और थिएटर का जुनून बढ़ गया जब करने लगे, एक के बाद एक सारा मेन लीड हमको दिया जाने लगा। ये सब करते करते इसी बीच में उषा गांगुली मिल गई, जो उषा गांगुली हमारे कला मंदिर में ही थी, एक्ट्रेस। जी जी। उनके साथ भी कई प्ले की कला मंदिर में। किसी एक फुल का नाम लोग कर रहा था मैं तब तक। उन्होंने कहा हमारा ग्रुप खोल रहा हूँ मैं, एक बिरला जी के ग्रुप में ज़्यादा हम लोग स्कोप नहीं लगता है, हम अपना ग्रुप खोल रहे हैं और आना। हम ठीक है। उनके घर पे कमलेंदु गांगुली थे, ट्रेड यूनियन लीडर, उनकी वाइफ थी उषा गांगुली। अब थी बेसिकली उषा पांडे, तो उषा गांगुली हो गई। और उषा थिएटर में तो एक स्टॉलवर्ट मानी जाती है, अब तो रही नहीं जी। उषा जी घर में बुलाया तो रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता जी, बंगाल के एक अलग लेजेंड वो बैठे थे। दोनों मिल करके उषा का यूनिट खोला, उसमें हारमोनियम पे सारे गामा ये सब कर रहे थे। और पूछा रुद्र बाबू ने, आप जो वहाँ प्ले करते हैं कला मंदिर में 10-10 प्ले कर चुके हैं, आखिर किसके लिए करते हैं? बोले बस जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। नो, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। थिएटर वर्ल्ड इज a different meaning. Theater is for some purpose. What purpose you have? What purpose does entertainment? No. Social purpose होना चाहिए कुछ। आप किनको थिएटर दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या दे रहे हैं? एंटरटेनमेंट खाली। और जो लोग एंटरटेनमेंट खाली नहीं चाहते, कुछ कहानी चाहते, कुछ उसकी बात चाहते, उसके लिए क्या करें? इसलिए थिएटर करने से पहले देखिए कि आप किस तरह का प्ले कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो आपका कमिटमेंट और बढ़ेगा और एक्टिंग का साइज और बढ़ेगा। इन सब चीजों से धीरे 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 यहाँ परिवर्तन होने लगा। और बर्फ की मीनार लास्ट रेपर्टरी चलने लग गया था हम लोगों का। हर सैटरडे को हम लोग करते थे। अनामिका कला संगम संडे को करती थी, अदाकार फ्राइडे को करती थी। इस तरह से करते 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 सुरेश शर्मा हमारे साथ बहुत सारा प्ले किया। अब नहीं रहा वो भी। देखा तो बॉम्बे चला जाए, यहाँ का पॉलिटिक्स ऐसा है कि ये 3 ग्रुप है, तीनों में होता है। आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो वो नाराज हो गए। श्रवणानंद जालान के साथ चले गए हम एक प्ले करने, तो बद्री प्रसाद तिवारी नाराज हो गए। तो ये सब चलता था। और एंड में ऐसा मौका आया, सुरेश ने ही मुलाकात कराया निशिता के एक मामा से। और वहाँ से इन शॉर्ट बताता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और इंचेक टायर के डायरेक्टर थे मेहता जी। जी, उनकी वाइफ थी पल्लवी मेहता, जो बड़ी अच्छी गुजराती में बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। हमको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था उनको पंकु के लिए। और बाकी फॉरेन फेस्टिवल्स में भी जीत के आई थी। उनके वो भी अदाकार में थी। तो उन्होंने कहा कि तो मुंबई जाना चाहते हैं तो मेरे हस्बैंड लेटर लिख देंगे निशिता के नाम से। तो लेटर लिखा, पिताजी ने भी लेटर लिखवाया शक्ति सावंत के भाई से। इस तरह से किया, लेकिन इन सब से कोई काम नहीं। खाली ऋषिदा से परिचय हो गया। और ऋषिदा ने कहा कि बेटा कोई फैक्ट्री नहीं है कहीं पर, यहाँ पे हम एक्टर बनाए। जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ टेक्निकल सिखा सकते हैं, लेकिन एक्टर वो थिएटर करते करते ही ठीक रहता है। इसलिए थिएटर कभी मत छोड़ना। क्या बात है। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा।
जी, तो इस तरह से अंजन जी आप मुंबई आ गए। अंजन जी, आपने कहा कि जो आपकी सैलरी होती थी वो ऑरेंज जूस में खर्च होती थी और सिनेमा में। उस दौर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण फिल्में देखी थी जो याद रह गई? और ये तो इतना याद नहीं, बहुत सी मेमोरी हमारी गई हुई है। जी। और बलराज जी की फिल्म तो पिताजी खुद ही दिखा देते थे। हाँ हाँ। हाँ। बंटवारा एक फिल्म देखी थी, मुझे याद है। जी बाकी जो जो लगती थी वो देखता जाता था मैं। जी। अब मुंबई आ गए आप और ऋषिदा ने कहा कि कोई फैक्ट्री नहीं है, थिएटर मत छोड़ना ना। यहाँ बैंक की नौकरी और करनी वो थी। ये पूछते थे खाना खाया क्या। अरे वाह। हाँ, क्योंकि आई वाज स्ट्रगलिंग पीरियड, नौकरी नहीं आई थी अभी तक, और ऋषिदा के आना जाना था। राजश्री प्रोडक्शन का चक्कर मारने लग गया था, ऑल इंडिया रेडियो का चक्कर मारने लगा था कि मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ कम से कम तो मिलेगा। जी। आई हार्ड डेज। तो इलाहाबाद की बैंक की नौकरी को क्या हुआ था? बैंक की नौकरी बाद में आई। अच्छा। हाँ, बैंक की नौकरी जल्दी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। एक तो इंटर स्टेट था जी। दे वर नॉट अलाउइंग। यहाँ आने पर हमारी सीनियरिटी इतनी ज़्यादा थी सर्विस की कि यहाँ के दूसरे लोगों को मतलब नुकसान होता था जो। तो हमने लिख के दिया जब कि मैं किसी तरह का प्रमोशन नहीं लूँगा, आप मुझे ट्रांसफ़र करा दीजिए, नौकरी नहीं होगी तो खाएंगे क्या हम। बिल्कुल। पिताजी पैसे नहीं भेजते थे हमें। हमारी एक दोस्त थी जो 500 रुपये भेजती थी, उससे ये रेंट वेंट जो है पेइंग गेस्ट में निकालना, और उससे पाव पे आ गया था मैं असल में। जी जी। जो भी मिलता था, मेन था कि हमको थिएटर करना है। और बलराज जी का वहाँ पर आपको बोलना भूल गया, बलराज जी से मुलाकात हुई, उसका भी असर पड़ा हुआ था। मोतीलाल जी को अपनी आंखों से देखा, तो डुप्लीकेट मास्टर जी ने हमको कंधा लगा करके, धूमल साहब नहीं आए थे तो उनकी जगह पे खड़ा करके डबल पॉइंट ऑफ व्यू से बलराज जी का शॉट लिया। तो बलराज जी की लाइफ भी पढ़ी फिल्म फेयर मैगजीन में, और देखा कि किस तरह से वो करते रहे हैं रियलिस्टिक। तो उसका भी बहुत बड़ा असर है हमारे काम में। तो ऋषिदा ने को गोलमाल में काम दिया। तब तक मेरी नौकरी आई तो मैं दिनेश ठाकुर का प्ले कर रहा था। आपको इप्टा में अभी एंट्री नहीं मिली थी, तो दिनेश ठाकुर तब तक इप्टा का काम आ ही रहा था, मतलब मुलाकात हो गई थी। एट द सेम टाइम नौकरी आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कानपुर जाना है शो लेके, तो हमने कभी बाहर नहीं जाता। तो मैंने अपनी जगह पे एक अदाकार ग्रुप का एक लड़का वहीं बम्बई में आया हुआ था, राजीव वोरा, उसको कहा कि तू ये प्ले कर ले, ताकि इनका प्ले चलता रहे, प्ले नहीं रुकना चाहिए जी। और फिर हम इप्टा में चक्कर मारने लगे, और इप्टा का स्ट्रगल एक अलग ही है, बहुत लंबा हो जाएगा वो। जी जी। लेकिन गोलमाल में आपको काम मिल गया था। गोलमाल में एक छोटा सा काम दिया ऋषिदा, घर से बुला के दिया उन्होंने। जी जी। अपने लड़के को भेजा कि जाके बुला कर घर को ले रहा, लास्ट डे ऑफ द शूटिंग गोलमाल, इस स्टूडियो में लेके आ जाना। लेके आया, वही कपड़े पहनाया, ओम प्रकाश जी मिले, उत्पल दत्त मिले, और केशव मुखर्जी मिले। क्या बात है। 3 बड़े एक्टर जो है उस समय, अब तीनों नहीं रहे जी, और ऋषिदा भी नहीं रहे। तो याद है उस दिन। गोलमाल के बाद बेमिसाल में भी काम किया आपने? किसमें? बेमिसाल फिल्म में। बेमिसाल तो बहुत बाद आया जी, और सिल्वर जुबली हुई, हमको भी बुला के घर में ट्रॉफी दिया उन्होंने, घड़ी वाली ट्रॉफी थी जी। और हंगल साहब भी थे। फिर हंगल साहब, और तब तक इप्टा ज्वाइन कर चुका था मैं, और हंगल साहब से ऋषिदा की बात हुई। ऋषिदा लाइफ मेंबर थे इप्टा के, और हंगल साहब से अच्छी दोस्ती थी, और उन्होंने भी जिक्र किया, हंगल साहब देखेंगे ऋषिदा के साथ, ऋषिदा इंटरेस्टेड है इस लड़के में। तो अच्छा माहौल अच्छा बन गया था, मेरे लिए अच्छा बन गया था, जो मैं चाहता था। तो ये फिल्में धीरे धीरे आना शुरू हो गई थी। और नौकरी कब आई फिर? नौकरी गोलमाल के बाद ही तुरंत आ गई थी। एग्जैक्टली 1978 में नौकरी आई थी, सितंबर अक्टूबर में। क्या आपको ये लगा था कि गोलमाल में काम करने के बाद मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या कोई दरवाजे खुलने लगेंगे? हमने इस लाइन की कठिनाइयों को देख लिया था जी। नॉट ए मैटर ऑफ जो बिना कोई जान पहचान के सिनेमा था, उसमें टेलीविजन नहीं था, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, इसलिए रिश्ता से घर का चक्कर लगाता था। आई विश गुरुदत्त एंड ऋषिकेश मुखर्जी का
बिगिनिंग मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से मैं गया और फिर थिएटर करने के लिए कहा, और थिएटर का हमको RM सिंह साहब मिल गए थे और उन्होंने थिएटर में हमको ऐसा मोड़ा कि मैं सिनेमा की तरफ घूम के देखता नहीं था, सिनेमा आती थी अपने पास। जी। बैंक में नौकरी करता था जहाँ ट्रांसफर करीब 10-11 महीने, फोर्ट ब्रांच, वडाला ब्रांच, खार खार ब्रांच, इस तरह से घूमते घूमते जोगेश्वरी ब्रांच, फिर जूहू हमारा चॉइस था, जूहू ब्रांच में परमानेंट आ गया था मैं। और जूहू के साथ हमको सुविधा ये मिली, उसी समय पिताजी ने कहा कि देखिए ये बिगड़ा नहीं, अभी तक काम कर रहा है। रिपोर्ट वो लेते थे क्योंकि बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनको रिपोर्ट मिल जाती थी। और तब उन्होंने अपने इधर AGM जो थे उनके अंडर में काम किया, उनको बताया था। वो आए थे, हम शूटिंग कर रहे थे रमेश तलवार की फिल्म का, जिसमें दिलीप कुमार, ऋषि कपूर सभी थे, नाम चल गया दिमाग से। तो उसमें उसकी शूटिंग में आ गए थे। अच्छा। हाँ, AGM जी। ही वॉज हैप्पी मुझे देख करके हम काम कर रहे हैं। तो खाली इतना कह दिए, भाई इलाहाबाद बैंक का ध्यान रखना। क्या बात है। इन लोगों से बोलो ना डिपॉजिट के लिए। जो बैंक है, और वहां से मेरी रवानगी शुरू हुई। चेयरमैन आया, वो भी ही वॉज हैप्पी। फिर मैं धुनकी में लग गया बैंकिंग के, धुनकी में लग गया थिएटर के। जी। ये दोनों इतना ज्यादा हो गया कि बेटा एक्टर का काम ये नहीं है कि सिर्फ नाटक करते रहे, एक्टिंग करते रहे। एक्टिंग के पीछे लिखना, पढ़ना, ये साउंड, म्यूजिक चलाना, लाइटिंग करना, ये सब चीज भी जानना चाहिए। जी जी। और पढ़िए। RM सिंह बहुत बड़े टीचर थे, बल्ला जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो दोनों मिलके बहुत कुछ किए। अज़हर का ख्वाब, माय फेयर लेडी, वो उन लोगों ने किया है। जी, अज़हर का ख्वाब बहुत बड़ा नाटक। उसी समय में सत्तू भी आए थे जी, तो दोनों मिल करके डायरेक्ट किए थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि थिएटर में RM सिंह ने जो हमें कोच किया, बहुत कड़क टीचर थे, जो कोच किया, और क्यों हम मार्क्सिस्ट थ्योरी को यूज करते हैं अपने एक्टिंग में, वो साइड बताया। But I'm not asking you to be a party member, politics नहीं, but how Marxism will be very helpful for your acting। जी, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर का एक पहलू होता है सोशल एस्पेक्ट, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जी, और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो किसी भी कैरेक्टर को जब आप देखेंगे तो उसका ये तीनों चीज का ध्यान रखिए, सब उसके ऊपर स्टडी कीजिए, तब वो कैरेक्टर को करिए। तो ये जो प्रोसेस है, तो हमको लोग स्टैनिस्लॉवस्की बोलने लग गए थे। क्या स्टैनिस्लॉवस्की के, और हंगला गया है, एक हंगल भी बहुत फॉलो करते थे जी। तो इस तरह से सिस्टमेटिक मुझे इप्टा में भी बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिली। और वहां वो ट्रेनिंग मिली जो रुद्रबाबू बोलते थे कि प्ले क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। और यही लिखने के लिए जो इंस्पायर किया RM सिंह ने, मैंने सलील चौधरी का एक नाटक लिखा हुआ था उन्होंने। अच्छा। आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस ये नाम से मुझे ट्रांसलेट किया मैंने, वाह वाह, बांग्ला से हिंदी। और बासु भट्टाचार्य उसी समय आए थे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसको ट्रांसलेट करो और तो देखो बच्चों को तैयार करो क्या क्या करें। और उन्होंने प्ले उतार दिया, और हाउसफुल बांद्रा रंग मंदिर जो है अभी जो बना है, जहाँ बांद्रा ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, तो वहां पर हाउसफुल, तो सब एक्टर एक्ट्रेस बहुत लोग आए हुए थे। इफ्ता का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था, उसी में कन्हैयालाल जी भी आ गए थे, होरी नाटक हो रहा था। क्या बात है। हाँ, वो भी बड़ा मजेदार घटना था। वो खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी फिर आपकी। तो इस तरह से हमारी जर्नी चली गई, जो आज तक चल रही है। बिल्कुल, थिएटर की जर्नी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जीवन के अंत तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि लाइफ के अंत तक मैं थिएटर करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अंजन जी, मुंबई की बातें चल रही हैं और यहाँ एक मकाम आता है जब JP दत्ता आपको बुलाते हैं गुलामी फिल्म के लिए। उन्हीं दिनों की बात है। राइट जी, बताइए। JP दत्ता सिर्फ थिएटर से बुलाते हैं जी। अवतार गिल
कॉमन फ्रेंड रहा है उनका। और अवतार ने कहा कि जेपी दत्ता से जाके मिलो, तुमको याद कर रहा। क्यों? वो क्या है, कोई मुनीम का रोल है उस फिल्म में, गुलामी बड़ी फिल्म है, मल्टी स्टार बजट वाला है, ये हबीब नाडी अडवाला बना रहे हैं और जेपी दत्ता उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं जाके मिला, मिलके तो बोला क्या थिएटर क्यों करता है? साहब थिएटर तो करूंगा ही मैं, थिएटर करने की चीज है। कहाँ थी? थिएटर से तो मैं सीखा हूँ। क्या करेगा? जो आप कराएंगे। जेपी ने कहा कि ऐसा रोल वो लोग पहले तय कर चुके थे, यार बहुत आराम से करो। रमेश तलवार पसंद करते थे मुनीम जी का रोल, वो कन्हैयालाल में बहुत बढ़िया करता था। अच्छा, बहुत फेमस हो गया था कि कन्हैयालाल, इवन जेपी के पिताजी ने कहा कि कन्हैयालाल जी नहीं है, बस परमानेंटली कन्हैयालाल पकड़ लो, बहुत चलोगे तुम। अच्छा, ये अलग बात है, उन लोगों ने भले के लिए कहा था। ओपी दत्ता उनके स्टोरी राइटर हुआ करते थे, उनके पिताजी। तो फिल्म किया और एक दिन पूछते तू कहाँ था इतने दिनों तक? आपके यही था थिएटर। तो स्ट्रगल वगैरह नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए आपने बुला लिया ना मुझे, मैं थिएटर करता रहता हूँ। ये सब करने के बाद गुलामी में और लोग, हेमा जी की नजर में आ गया मामला, हेमा जी ने बुलाया। ऐसा हुआ उस समय तक बैंकिंग हमारी बहुत फैल गई थी जी। बच्चन से लेके हेमा मालिनी, जैकी फैकी सब उठा करके बैंक में उतर दिया, जो वीरे पांडे ने। और स्टार ओरिएंटेड ब्रांच हो गया, आसपास में सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक सब ढीले पड़ गए थे हमारे सामने। जी जी जी। तो इतना ज्यादा हो कि चेयरमैन आए, मिले, बोले कि तुम हमारे अंडर में हो, तुमको जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन इलाहाबाद बैंक का नाम बोलते रहना जहां भी इंटरव्यू दो। हमको जी सर। और फिर और मुझे स्पिरिट आ गया बैंकिंग का। जी जी जी। और इतना लाके इवन जुहू गली में जितने भी हमारे लाइटमैन, कैमरा असिस्टेंट जितने भी थे, सबका अकाउंट खुलवा दिया। और इतना भर गया कि लोगों बस करो बस करो बस करो बोलने लगे बैंक पे। जी जी जी। तो उसी दौरान में हेमा जी का अकाउंट था, मेहता जी उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि भाई हेमा जी ने बुलाया है। तो इस तरह से एक सीरियल करने के लिए बुलाया था उन्होंने। और ये जेपी के करने के बाद और भी कौन सी फिल्म किया है, विनोद चोपड़ा की सजाए मौत भी किया था मैंने, उसमें कुंदन शामिल, और कुंदन मिल गया उधर। कुंदन से एक दूसरी एवेन्यू शुरू हो गई टेलीविजन की। लेकिन टेलीविजन में सबसे पहले ये जो ही जिंदगी किया था आपने? हाँ, ये जो जिंदगी में कैमियो रोल किया था जी, 5-7 अलग अलग में। ये जो जिंदगी में करके तब कुंदन ने कहा कि यू आर एन एक्टर, जिसको कुछ भी करा सकता हूं मैं। और वहां से फिर वो इंतजार सीरियल किया उन लोगों ने, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, वो कंपनी थी रोबोपैक फिल्म थी, इस तरह फिल्म, और वही हम लोग का घर था। सबसे ज्यादा काम उन लोगों ने कराया उन दिनों। उसके पहले भी एक आध इधर उधर किया था मैंने सीरियल, लेकिन सीरियल का तब जमाना है, रेडियो जिंदगी से शुरुआत हुई। बिल्कुल। और इसने अमृतपाल एक्टर होते थे, नहीं रहे, हम लोग इफ्ता के ही थे। उन्होंने कहा अरे जाओ ना वहाँ, रेडियो जिंदगी में बहुत रोल है यार, तुम जाओ। हमने कहा बंगाली का रोल है? आप बोले हाँ। तो हम बंगाली के रोल के लिए गए जी। तो उस समय हमें मिला नहीं, वो विजय कश्यप को चला गया था। हाँ, भट्टाचार्य बाबू। हाँ, तो हमने कहा बंगला गड़बड़ है, वो कैरेक्टर क्योंकि बंगाली जैसे बोलेगा, हिंदी वो अलग है, और कैरिकेचर करके हिंदी वो अलग हो जाता है। लेकिन इतना डेलिकेसी नहीं, इतना इंटरटेनिंग था वो कि पहला एक सीरियल था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, सतीश शाह, शफी नामदार। और फिर बाद में उन्होंने एक दिन बैंक से बुलवाया अशोक पंडित को भेज के। अच्छा। अशोक पंडित उनका चीफ असिस्टेंट था कुंदन का, और वो बुला करके उन्होंने कहा कि ये रोल करो। हमको नहीं था बैंकिंग में, हमको तो जो रोल चाहिए था आप लोगों ने दिया नहीं। प्लीज करना तू देखना, तू कर सके। शरद जोशी जी का लिखा हुआ है, जरा पढ़ ले। बस देख, पढ़ के तू इम्प्रोवाइज किया ना, बोले वो तो निकल गया मुंह से, हम इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोल नहीं करूंगा जी। बोले मेरी बात मान ले, तेरे को नुकसान नहीं होगा, कुछ फायदा ही होगा। इसका कॉस्ट्यूम निकालो, कॉस्ट्यूम का माप ले लो इसका जल्दी। इस तरह से उन्होंने जबरदस्ती कुंदन किया, और कुंदन के साथ मेरा रेपो बढ़ता चला गया जी जी। साथ करने के बाद वो इंतजार में भी ओके हो गया, अजीज भी खुश हो गए। और अजीज ने आपको नुक्कड़ के लिए बुला लिया? नुक्कड़ में एक एपिसोड करवाया जी।
मिनिस्टर था, जो अजीत वछानी का एरिया था, उसमें जाके लेक्चर देता हूँ धर्म के नाम पे। याद है, बिल्कुल याद। धर्म के नाम पे लेक्चर दे करके वो जीत के चला गया जी। बोले धर्म ये नस है ना, काटो तो खून नहीं, लेकिन धर्म है लोगों के नसों में बसा हुआ है, लोगों का हर एक। वो डायलॉग हमने अपने को जोड़ा था जी, लेकिन वो बड़ा लोकप्रिय हो गया। भले ही एक एपिसोड था, लेकिन आपने अपना रंग जरूर जमाया था। अब अच्छा लग रहा है, काम बहुत मिल रहा था जी। मैंने ऐसा भी समय था कि 3 शिफ्टेड डे हो रहा था, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे भी दिन गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काम मिला। कितने अब गिनाना पड़ेगा आपको, 180 फिल्मों का लिस्ट है, सीरियल 34 है, और थिएटर तो 58 ईयर से थिएटर कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये वो दौर था जब श्याम बेनेगल ने आपको बुलाया। उन्होंने भारत एक खोज, भारत एक खोज में बहुत सारे थे कैरेक्टर्स लगते थे। ओमपुरी नसीर उनके जो पपेट थे उनका तो हो चुका था, पर एक चीज है, श्याम बाबू एक मार्वलस डायरेक्टर है, खैर नहीं रहे अब वो भी। हमने कभी काम नहीं किया था उसमें गए थे, मेकअप कर रहा था मैं, घनानंद राजा घनानंद पहले दिया गया था, स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं हो रहा था। हमारे सत्यदेव दुबे जी बैठे हुए थे, चाणक्य कर रहे थे, उनका भी मेकअप हो रहा था। वो आए, आकर के बोले अंजन उठिए उठिए। जी बोले चलिए जरा सेट पर। सर एकदम याद नहीं हुआ अभी, मैं अभी भी जैसे देख ही रहा हूँ, मेकअप ही करना हुआ, सब होगा, चिंता नहीं करो, स्क्रिप्ट ले लीजिए और चलिए मेरे साथ। खाली मूर्ति साहब को हमको मूवमेंट बताना था कि वो लाइटिंग वाइटिंग फिक्स करें। फट रही इधर हमारी, श्याम बेनेगल ने बुलाया है, लाइन नहीं पकड़ो तो मैं करूँगा क्या जी। बोले काम कीजिए, आप वहाँ से शुरू कीजिए, आप हाथ में ले लीजिए स्क्रिप्ट और वहाँ पढ़ते हुए आइए। वो पढ़ते 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 मैं राजा घरानंद की तरफ से आकर के, लीला अरुण रानी थी, उनके साथ करते हुए इधर घूमते हुए बोले यहाँ से वहाँ ये लाइन इधर से वहाँ बोलिए और ये वहाँ से बोलिए। इतनी देर में देखा कि यहाँ पर ऐसे बोला, यहाँ से ये बोला, यहाँ से ये बोला, आधा याद हो चुका मेरे को। गजब। हाँ, तब हम इस तरह से करवा करके वो उसी के अब लंच ले लीजिए और मेकअप कर लीजिए। हाँ जी, फिर भी एक बार हाँ नहीं देख लेंगे, वो चिंता नहीं हुआ, फिर रीटेक करेंगे, उसमें क्या है। करते करते वहां का ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं चला कि मैंने स्क्रिप्ट देखना है कि नहीं देखना है, कब भर में शॉट हो गया पता नहीं चला जी। क्या जादू, वाह वाह वाह। फिर गोविंद निलानी का भी तमस किया जी, और श्याम बेनेगल का कई कैरेक्टर करवाए उन्होंने, बृच्छकटिकम जी जी बिल्कुल, पगला राजा और यमराज, अच्छे अच्छे कैरेक्टर करवाए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रगुजार है। पर बाद में ये संविधान बना रहे थे, उसमें ही बुलाया उन्होंने। जी जी जी। अच्छा, गोविंद निलानी के साथ किस तरह का अनुभव रहा, आपने तमस किया? नहीं, तमस में तो पहला एक्सपीरियंस था जी, और इतना मजे हुए सब डायरेक्टर, इनका तो खैर दोनों का जवाब नहीं है, क्या बोलूं मैं। ऐसा लगता है मैं चला हूं बोलने उन लोगों के ऊपर जो मेरे लिए बोल सकते हैं। और वही हुआ जब मीरा नायर का मिसिसिपी मसाला करना हुआ ना, तो मीरा ने कहा तुम जिन जिन बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किए हो, हमने कहा कि श्याम बेनेगल जी के साथ किया है, गोविंद जी के। बोले क्या बात है, इन दोनों का, इंटरनेशनल डायरेक्टर है, इन दोनों का सर्टिफिकेट ले लो और आर के लक्ष्मण का ले लो। वाह वाह वाह। मिसिसिपी मसाला में they were not allowing Indian actors. मिसिसिपी मसाला, ये अपना अरे डॉक्टर मोहन अगाशे और योगी वाला एक्टर, वो और मैं, तीन थे, और रोशन शर्मिला जी, रोशन सेठ थे। रोशन सेठ तो लंदन वाले बेस्ड है, सबको मालूम था, लेकिन शर्मिला जी और इनको सबको प्रूव करना था कि दे आर गुड, व्हाई यू आर टेकिंग। मीरा को बोला इन सब एक्टर को यहाँ नहीं है, बोला था ये नहीं हो सकता है। The Indian actors, Indian characters were trying to speak American English. तो प्रूफ किया, फिर सर्टिफिकेट लिया,
आर के लक्ष्मण का इस पर, वो भी एक अली घटना है आर के लक्ष्मण के ऑफिस में जाके। वाह, कहानियां बहुत है सर, इतना कहानी आपके इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। अंजन जी, यहाँ वो दौर आ जाता है जो एक तरह से आपकी पहचान बनता है और आपको वागले की दुनिया के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद एक तरह से फिल्मी दुनिया में आपकी जो पहचान है वो अंजन श्रीवास्तव की कम और वागले की ज्यादा हो जाती है। ये कैसे हुआ? आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट वागले की दुनिया इतना बड़ा इंप्रेशन डालेगा पब्लिक पे जी, इसमें सिर्फ 6 एपिसोड बनाए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट बंच में 6 एपिसोड, ओनली 6 एपिसोड, और मैंने कहा ठीक है कर लिया। उसकी भी अलग कहानी, कैसे कैसे मैं अंदर गया, कैसे आर के लक्ष्मण ने मुझे ओके किया, वो कोई करने के लिए भी बहुत नाटक हुआ। पहला एपिसोड में रिजेक्ट ही कर दिया था, दूसरे एपिसोड में कहा चलो टू सम एक्सटेंट ठीक है, तो वो अलग चीज है। लेकिन 6 एपिसोड के बाद मैं इतना पॉपुलर हो जाऊंगा, सच बताता हूं मैं कभी ये सोचा ही नहीं था जी। और इस तरह से कि लोग ट्रेन में जब मैं जाता था तो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं उस समय, जी जी जी। और लोग ऐसा देखते थे जैसे कोई चिड़ियाखाना में किसी जानवर को देख रहे हैं, इतना हंसते थे वो लोग, और मुझे बड़ा बुरा लगता था। और ओम पुरी जी, उसके पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया शायद कर लिया था मैंने। हाँ, ओम पुरी ने कहा, अच्छे दोस्त बन गए थे, कि बेटा गाड़ी ले लो। हमने गाड़ी गाड़ी कहाँ से लूँ, मैं नौकरी करता हूँ, बैंक का गृहस्थी है यहाँ। बोला मेरी ले लो सेकंड हैंड। जी जी। 15,000 रुपए नहीं तुम्हारे पास? 18 है, 18। बोला 18,000 बैंक से ही लेना पड़ेगा। हाँ तो 18,000 ले लो, जिस दिन तुमको इस गाड़ी की जरूरत नहीं है मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हारा पैसा वापस करूंगा। गजब। हाँ, ही इंस्पायर्ड मी। क्या बात है। गाड़ी ले लो। और डॉक्टर अवस्थी, इनका सूर्या नर्सिंग होम है, उनके दोस्त थे और इंडस्ट्री के भी दोस्त है वो, सूर्या नर्सिंग होम वाले, वो उनके घर में बांद्रा ईस्ट में कई गाड़ी पड़ी हुई थी, पुरानी फिएट जो होती थी, 4343 गाड़ी का नंबर था, और फिर उसी पर वागले का एक एपिसोड भी बना 4343 पर। क्या बात है। गाड़ी लिया है वागले ने, तो वहां से आके लिखता ही था ये सब, असली चीजों को लिख, बिल्कुल लगता था हमारा रिसर्च करते थे क्या क्या करता है ये। और फिर गाड़ी ले लिया मैंने, पहले दिन ठोक भी दिया, मैंने गाड़ी में गाड़ी नहीं चलाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया मत चलाओ जी। और ड्राइवर भी रखा। वो गाड़ी फिर बाद में अपने भाई को भेजा जो डॉक्टर बन गया था कलकत्ते में, हालांकि उसने उसको भेज दिया, हमने कहा वापस करना, उसको ओम को वापस करना है। ओम का ससुराल कलकत्ता है था, वो चाहता था कलकत्ते में उसको अपने ससुराल में दे दे गाड़ी को, अच्छी गाड़ी थी। फिर बाद में हमने खुद अपनी गाड़ी खरीदी। तो वागले की दुनिया से ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री में हंगामा हो गया। बोल रहा था बोल के शूटिंग में, ये अपना ऋषि कपूर कहता है अरे तुमने क्या किया भाई, सब कुछ तुम्हारी बात कर रहे हैं। विनोद खन्ना अपने लड़के को एयरपोर्ट पे, एक मिनट ठहरो, इधर है इधर, अपने दोनों बेटों को, वो भी खड़े थे, नाचते ही लगा होगा कि ये देखो कौन है, गवर्नर ऑफ केरला। वो अंदर वीआईपी रूम में बैठे थे, वो जरा पुलिस को भेजा, जरा बुलाओ। क्यों भाई? गवर्नर साहब मिलना चाहते हैं। गजब। हमने क्या बात है भाई, ऐसा क्या कर दिया हमने, जो पहले करता था वही कर किया, जो अपना काम जो था कैरेक्टर वो जो स्टैनिस्लॉवस्की वाला और इप्टा का वो कैरेक्टर किया मैंने बस। तो इसमें ऐसा धीरे धीरे देखा लोग उसको पसंद इतना कर रहे हैं कि लोग उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को ये लगता था कि वो उनकी अपनी दुनिया का कैरेक्टर है, उनके आसपास का कोई व्यक्ति है, उनकी बात कह रहा है। ये कह रहा हूं दैट इज आर के लक्ष्मण जी, नोबडी कुड हैव डन इट, नोबडी। उन्हें इंटरव्यू में कहा और क्यों नहीं बनाते, बोला हम फिल्म मैन नहीं है, आई एम कार्टूनिस्ट। और जो फिल्म का आइडिया उनको है और एक्टिंग का जो पहले दिन हमको दिखाया उन्होंने, आई कैन नॉट इमेजिन कि आर के लक्ष्मण इज सच ए नाइस एक्टर, व्हाट ही कुड हैव डन एनीथिंग, कुछ भी कर सकते थे बिल्कुल। पर रिलीजियसली उन्होंने कार्टून और छोटी छोटी मूर्तियां
गणपति की, कौवे की बनाते थे, घर में भरे थे। क्या बात है। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पूछते थे तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन है? हमने कहा नहीं है। तो तुम मेरी वाली ले जाओ सेकेंड हैंड, पैसे दे देना, चलो। वाह वाह वाह। ऐसे भी दिन थे। भारती जी ने आपकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। भारती अचरेकर ने आपकी पत्नी की भूमिका निभाई थी बागले की दुनिया में। कोई किस्सा सुनाइए। किसका? शूटिंग से जुड़ा हुआ बागले की दुनिया का। वो तो वहां पुराने बागले की दुनिया का इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। कि इतना ज्यादा कुंदन टेक करता था, 14-14, 15-15, रात के 2 बज जाते थे और दूसरे दिन फिर 9 बजे बुलाता था। ये करते करते हमने देखा ये तो बहुत मुश्किल है यार, नहीं सकूंगा। मैं परेल में एक होटल लेकर के रह गया। अरे गजब। यहाँ इतना दूर से 4 बंगला से जाऊंगा और वहीं से जल्दी जल्दी करके 3 दिन के बाद कहीं गैप होता था तो घर होकर के आ गए थे। ऐसा भी हुआ। एक तो ऐसा भी हुआ था कि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुका था मेरा कि मैंने ड्रेसमैन को कहा कि ऐसा करना, ये गंजी भीग जाती है यार, हमको तकलीफ बहुत होती। गंजी और लुंगी में रखते थे जाएगा, और गंजी उतार देना और दूसरा गंजी बना लेना। कब भीग गया मुझे भी होश नहीं, मैं किए जा रहा हूँ। एकदम उसमें रवानगी में चला गया था आगे 3rd एपिसोड के बाद, तो बेहोश। तो वो क्या नाम से उसने छुआ हमको ऐसे गंजी उतारने के लिए, हट, तो उसे डांट दिया मैंने उसको। अरे बाप रे। हाँ, उसके बाद मुझे होश ही नहीं। जब पैकअप हुआ बाहर जाने लगा, भारती अपनी गाड़ी लेके आती थी, जा रही थी, फिर वो छोड़ना कहीं पे नहीं। उसको देखा तो अभी तक खड़ा है, पैकअप हो गया। पैकअप तो आपने पहले ही कर दिया मेरा। बोला क्यों, आप नाराज हो गए हमारे ऊपर, और यहाँ से फायर हो गया, बोले जाओ। बोले क्या बात कर रहे हैं। फिर हमने प्रोडक्शन को बोला, सुदीप तो ये क्या है? बोले वो तो फायर हो गया। फायर हो गया पर क्यों? मेरी वजह से यार, मैंने उसको बोला था गंजी निकालने के लिए, मुझे नहीं ध्यान था यार, होश आ गया। वो बताया उसने ऐसा ऐसा हो गया। बोला अभी आप तो इसको नहीं रखेंगे, दूसरी जगह उसको कहीं लगा देंगे। अरे बाप रे। बहुत तकलीफ हुई उनको। ये भी हुआ। और कुंदन जी के साथ जुड़ा हुआ कोई किस्सा है शूटिंग का बागले की दुनिया का? 6th एपिसोड में कुंदन ने कहा ऐसे करो, मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसे होगा। मैंने कहा 12 बजे तक रवि हो जाते हैं वहां। मैंने रात के 2-2:30 बजे होंगे और हम लोग तंग गए कि नहीं, हम तो कह रहे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना चाहिए। अरे बाप रे। तू डायरेक्टर है कि मैं डायरेक्टर हूँ? आप ही डायरेक्टर हैं, लेकिन आप ही के लिए कर रहा हूँ। रवि ने बोला एक काम करो, एक तुम अपने ढंग से कर लो, एक कुंदन के ढंग से कर लो, लक्ष्मण को दिखाएंगे, वो जो तय करेगा वो ओके उठेगा। मैंने ऐसे धूल का फूल हो गया था। वो पीछे बैठे तो उल्टा, हम इधर बैठे बेंच के ऊपर, दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए बैठे हैं क्योंकि रूठ गए एक दूसरे से। वाह वाह वाह। इस तरह से बना ये बेमिसाल। कुंदन से बहुत दोस्ती थी जी। ही इज माई मेंटर। उसने जो भी काम दिया है, दिल है तुम्हारा और कभी हाँ कभी ना, लेटेस्ट फिल्म तो रिलीज नहीं हुई जैसे पी से पीएम तक। जी 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 जी। हर काम में रखा उसने। जैसे कि जी टीवी के लिए 3 सिस्टर्स बोल के टेलीफिल्म बनाई थी, उसमें भी रखा मुझे पंडित तरुण कर रहे, तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, ऐसा था उसका। और दिया हमने करके, पब्लिक को बताया कि दिस इज एक्टर। जितने लोगों को दिया उसने काम, चाहे आलोकनाथ को, चाहे सुधीर पांडे को, चाहे सतीश और शफी तो थे ही। एक्टर, नए एक्टर्स कैसे आए हैं वो कुंदन की देन है। नए ढंग से सीरियल कैसे बनेगी वो कुंदन की देन है। और कलकत्ते में जो रिस्पेक्ट होता रहे, बाप रे बाप, ये स्टार कुंदन शाह, ये कुंदन। पब्लिक दौड़ रही है, कॉलेज के स्टूडेंट दौड़ रहे हैं कुंदन के ऊपर। MS सत्यू और कुंदन शाह बहुत ज्यादा लवेबल इन ईस्टर्न साइड। Oh, it's very dramatic. You don't need that drama in this. Where is that man? Sir, I will make it. I will make him. But what make him?
इफ आई विल बी इन हिज प्लेस आई विल डू लाइक दिस, पेपर वेट लेके से घूमने गया और खड़े होकर के एक्टिंग करके बताया उन्होंने। गजब। भाई कौन आदमी है जो इतना चैलेंज कर रहा है हमको। इतना दिन एक्टिंग किया मैंने, चुपचाप बैठ गया मैं, तो सोचा कि कुछ नया काम है, एक दिन का भी काम होगा तो कर लेना चाहिए। उस समय स्ट्रगल पीरियड थे सब था, और लाइन में आने के लिए हमेशा काम करो। खुद एक बार और पढ़ूं, सर ही वांट्स टू रीड वंस मोर, लेट हिम रीड। एकदम अपसेट था वो। वो बहुत सारे एक्टर को इंटरव्यू कर चुके थे। ओके। और ही वॉज नॉट गेटिंग, डायरेक्टर चुना उन्होंने उनकी फिल्म देख करके, जाने भी दो यारो देख के। और रवि दुर्गा कोटे प्रोडक्शन का परमानेंट डायरेक्टर भी था, एड और छोटी छोटी फिल्में बनाते थे। और उन्होंने ये प्लान किया कि भाई इस पर बनाया जाए। तो कृष्णा कोटे जो दुर्गा कोटे की बहू थी, वो आर.के. लक्ष्मण के दोस्त थे, मिस्टर कोटे एंड मिसेस कोटे। तो आर.के. टाइम्स ऑफ इंडिया से निकल के वहीं आते थे, उपमा वगैरह खाते थे, कॉफी वगैरह पीते थे, फिर चले जाते थे। तो ये जो बैठे कि उन लोगों ने बहुत पहले तय किया होगा। मुझे 2 साल से पता चला कि दूरदर्शन वांटेड दैट आर.के. लक्ष्मण शुड गिव समथिंग। बेशक वो कार्टून का ही शूट करके दे रहे, तो उन्होंने तय बोले कार्टून क्या शूट करना, बुक इज देयर। तो उन्होंने ये प्लान किया, काफी टाइम लगा। कौन लिखेगा, लिखते तो वही थे अंग्रेजी में, इसको हिंदी का डायलॉग कौन करेगा, तो अजय कार्तिक को कुंदन ले आए, जो उनके साथी लोग थे। तो तब वो भी एक अलग कहानी है, वो लंबी हो जाएगी। अजय कार्तिक उनका बड़ा वाला एक्सेंट्रिक आदमी, बहुत मुश्किल के साथ लिखना। जैसे आप कर रहे हैं, तो बोले इसका डायलॉग क्या होगा, व्हाट यू विल राइट फॉर दिस डायलॉग। अरे बाप रे। उन्होंने डायलॉग नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन। व्हाट इंस्ट्रक्शन, द एक्टर शुड डू ऑन हिज ओन, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन। ओके। ओनली वेयर यू हैव टू से समथिंग यू राइट, दैट्स ऑल। तो ऐसा भी था। और मुझे भी बहुत सारी चीजें पढ़ते वक्त नहीं मालूम पड़ी कि ये क्या है। तो आपने दोबारा जब मैंने पढ़ा जी, तो उन्होंने कहा कि ओके लेट हिम डू फर्स्ट एपिसोड, लेट अस सी क्या निकलता है रिजल्ट। ऐसा नहीं कि वो बना के तुरंत भेजना पड़ेगा। वो बोले कि हम देखेंगे, बना के दे सकते हैं कि नहीं, हमारी चीज जब आएगी तो आनी चाहिए। एंड एक्चुअली ही वांटेड समथिंग इंटरनेशनल। फॉर्मूला फिल्म तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, जिसके लिए जाने भी यारों का डायरेक्टर बन चुका। जी जी, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। जानते सभी थे, वो सब बड़े बड़े लोग उनके पहचान के थे ही, गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी हो। तो वहां से पढ़ा, हमको दिया। 1 महीने के बाद इनकी शूटिंग रखी गई। रवि ओझा ने कहा कि ये शूटिंग है। शूट हो गया पहला एपिसोड, जहां मैं नौकरी छोड़ के जाता हूँ। जाते वक्त हाफ पैंट यानी अंडरवियर, शर्ट, टाई, बोलते टाई कंपनी की है, टाई खोल के दे देता है, वॉचमैन को नमस्कार करके बाहर निकल जाता है, वहीं पर फ्री हो जाता है। उसके बाद तो अपनी कंपनी खोलता है। जो पहला एपिसोड देखने के बाद आके साहब ने कहा कि टू सम एक्सटेंट यू कुड डू, यू हैव कंट्रोल हिम, इट्स बेटर, ही हैज टू कंट्रोल मोर। अरे बाप रे। इधर कृष्णा कोटे का बड़े कन्हैयालाल चढ़ा हुआ था। हम लोग वो ड्रामा है, लाउड एक्टिंग करते जी, और वो एकदम अंडर सटल एक्टिंग। इतने ही, न ज्यादा खुश होगा न ज्यादा रोएगा, बीच में रहेगा कॉमन मैन। उन्हें रो सकता है न हंस सकता है। दैट ही वांटेड टू से। इतनी तकलीफें हैं उस बीच में, उसको जीवन निकालना है और उसको कैसे सॉल्व करता है। जैसे कपड़े का है, एक ही कपड़ा सब चीज, पर्दा का भी चाहिए, बिस्तर का भी चाहिए, बेड कवर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, एक ही पूरा थान उठा करके लिया है, सस्ता मिला और पड़ोसियों को भी बांट दिया। तो एक कॉमन मैन की इकोनॉमिकल कंडीशन और उसकी अपनी सोशल कंडीशन एक तरह से कॉम्प्लेक्स होता है ना कि यार पहने, आप भी लीजिए, बहुत 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 कपड़े हैं ऐसा। तो ये सब पढ़ने के बाद पहला एपिसोड जो हुआ,
उसके बाद उन्होंने कहा ट्राई अगेन। दूसरा एपिसोड करने के बाद जो कंपनी से हम निकलते हैं, उसके पास पेपर बैठे, मेरे पास नहीं है, बगल में वो कंपनी का एक ग्राफ देते हैं। हाशमी साहब थे चेयरमैन। कंपनी वाह 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 वाह, आपकी कंपनी ऐसे नीचे उतरती है, वेरी गुड, ग्राफ इज वेरी गुड। हालांकि कंपनी डाउन जा रही है जी, वो ग्राफ देके पूछा दिस इज द वे यू शुड प्रोजेक्ट। तो उसी में तय होता है कि जो है ऐसा करे, कंपनी जो है ये पाउडर बेचने के लिए, डिटर्जेंट पाउडर बेचने के लिए एक क्या तो रेडियो मुफ्त दे देते, ऐसा कुछ था वो। बोला यानी हम लोग ऐसा करें। दूसरा बोलते हैं कि हम लोग रेडियो बनाए, कंपनी के जो पाउडर और डिटर्जेंट तो बहुत पड़े हुए स्टॉक में, वो तो वैसे चला जाएगा, साथ में रेडियो बनाए, वो भी तो खर्चा मुफ्त में देना है। और इस तरह का अजीब अजीब ह्यूमर था उसमें। और एंड में वो बैंक में जाता है लोन लेने के लिए। लोन लेते वक्त वहाँ से मैनेजर बोलता है, वहाँ एक डाकू को पकड़ लेता है, विजय कश्यप वगैरह तीनों थे, पकड़ लेता है डाकू को, चोर चोर चोर, पुलिस 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 करके, सिंपल आदमी जैसे करेगा डर के मारे। इतनी हिम्मत थी कि पुलिस पुलिस बोल के छुपता भी था वो। वहाँ से निकल के एक बड़ा अंबानी जैसा कोई बड़ा ये आता है कारोबारी, हाँ, उसके सामने बखारता है कि मैंने पकड़ लिया तुम, मैंने बोली ना, अब आप बोल ही नहीं रहे, हाँ ठीक है रुको। मैनेजर जो है वो बोला कि हम लोग तो भगा दिया, चला गया वो, बैंक इज वेरी सेफ, वो अपना बिजनेस कर रहा है। हाँ हमने सर मेरा लोन, हाँ हाँ आप भार शर्मा जी उनसे बैठ करके मिल लीजिए, वो बता देंगे आप। हाँ फिर उसी की बात हो रही है। ये चड्डागिरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैनेजर को खुश करने के लिए कि हाँ कर दीजिए, वो बाहर उल्टे कदमों से जाता है। वो मैंने अपने खुद क्रिएट किया था। अच्छा, चार्ली चैपलिन का एक सीन देखा था, जब दुखी होता है तो कैसे वापस चला जाता है, आंसू भी आ जाते हैं वहाँ। बोले रोना नहीं, रवि अभिषेक बोला रोना बिल्कुल नहीं, लक्ष्मण अलाउ नहीं करेगा, रोने जैसा हो जाओ चलेगा। और ही लाइक एनीथिंग। सेकेंड एपिसोड आरके ने सेकंड हर उनको दिखाया जाता था हर एपिसोड, तब वो पास होता था ओके। बोला ना ही इज द पैरामीटर, ही अंडरस्टूड व्हाट आई वांट। यहां से वो इम्प्रेस हो जाते हैं हमसे, और फिर आगे का सिलसिला आसान हो। लास्ट डेज में आवाज बंद हो गई थी, बीच कैंडी में गया था देखने के लिए। हालांकि अक्षय कुमार जी भी गए थे, लेकिन बीच कैंडी में रोने लगे हमको देख के। अरे ऐसे बोल रहे थे, बहुत चाहते थे, इतना सुना मैंने। उनकी वाइफ बता रहे थे कमला जी, पुकार में मैंने कमला जी यूज किया था, कमला भाभी। खैर अंजन जी, वागले की दुनिया उस जमाने में बना और बहुत लोकप्रिय हुआ, उसके बाद भी इसका सिलसिला चलता चला जा रहा है। इसके बारे में भी चल रहा है, क्योंकि ये कोई बना नहीं सकता था दोबारा जी, उन लोगों के बंद, क्योंकि दोबारा 13 एपिसोड दिए उन्होंने। 19 एपिसोड बनने के बाद लक्ष्मण वॉज नॉट रेडी टू मेक इट, बिकॉज बोले ही टोल्ड आई एम नॉट ए फिल्म मैन, माई वर्क इज गेटिंग हैम्पर्ड, आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क, जो जिंदगी भर किया है। बट इतना अप्रिसिएशन हुआ कि लोग चाहते थे, लोगों को लगता है कि अब्रप्टली बंद हो गया जी। उसके बहुत दिनों के बाद स्टार प्लस में वागले की नई दुनिया बोल के आया था 11 साल के बाद। पर वो स्टार प्लस का इंटरफेरेंस इतना था कि जरा अच्छे कपड़े पहनाइए, जरा अच्छे कपड़े पहनाइए, ये सब हाई फाई वाला था। तो लक्ष्मण बोला कि ये हाई फाई नहीं चलेगा इसमें, वो कॉमन मैन है, जैसा चाहिए वैसा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। वो कुछ 14-15 एपिसोड के बाद खुली और लक्ष्मण ने बंद करवा दिया। नो, उसके बाद आरके लक्ष्मण, कुंदन शाह, रवि ओझा, इनमें से छोड़ करके कोई तैयार नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसको बनाए। जिस तरह का सटल मामला था उसको एग्जीक्यूट करना ही कुंदन के बस की बात थी, रवि के बस की बात। जो स्टॉन मैंने मास्टरपीस डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है दोनों नहीं रहे। इतने सालों के बाद मैं चंडीगढ़ कर एक्चुअली देख कर रहा था चंडीगढ़ में, और मैंने एक बार कहा, मुकेश शर्मा जी डायरेक्टर रहे हैं सह्याद्री में,
जी दूरदर्शन में, हमारे अच्छे दोस्त हैं जी। तो उन्होंने कहा कि अंजन तुम्हारा पुराना वागले की दुनिया जो है इसकी डिमांड है हॉटस्टार में, तो जरा किसके पास मिलेगा वो सब। तो मैंने पूछा, आर के लक्ष्मण की बहू है उषा लक्ष्मण, तो पूछा तुम्हारे पास है? बोला है तो सब, बोले इसको चलाओ, हॉटस्टार में लेने को तैयार है आदमी। मैंने अपने लड़के से कहा जो मेरा अभी मैनेज करता है, लंदन में है, अभिषेक। अभिषेक ने कहा कि मैं देखता हूँ, और वो उषा के साथ मीटिंग किया, जाके रेट उनको पसंद नहीं आया जो हॉटस्टार दे रहा था, वागले जैसा बहुत कॉस्टली चीज है, वो सबको मिलता भी नहीं था। बाद में तो वायरल हो गया है वो नहीं हो पाया। पर उसके लिए पहले उनको राइट्स लेने थे, और राइट्स लेने के लिए अभिषेक ने बहुत माथापच्ची की। वो 2-2.5 महीना के बाद पेपर में अनाउंस भी किया कि इफ एनीबॉडी इज देयर, उनकी बेटियों से बात किया दुर्गा कोडे की, आपको एनीबॉडी इज देयर टू क्लेम, बट नोबॉडी वाज इंटरेस्टेड। लंदन में थी, एक पेरिस में थी, दोनों बेटियां बाहर हैं। दुर्गा कोडे प्रोडक्शन में कोई रहा नहीं, तो किससे मांगे, तो पेपर में अनाउंस किया कि इज एनीबॉडी इज देयर टू क्लेम, तो प्लीज बताइए। कोई क्लेम नहीं हुआ जब, तो इन्होंने उषा लक्ष्मण के नाम से अभिषेक ने करवा लिया, वकील बुला के, और उनके पास राइट चले गए। अब इस बीच में जेडी मजीठिया जी ने उनके साथ काम किया हुआ था, उषा से मांग करके ये राइट्स ले लिया। वो उनका आपस का संबंध था, लेकिन हमें नहीं मालूम था, और ना अभिषेक को मालूम था। मैं चंडीगढ़ करे आशी कि मैं और अभिषेक दोनों वहां सेट पर थे चंडीगढ़ में जी। आकाश खुराना के साथ काम कर रहा था मैं। और मैंने ये है कि हर आज के एक्टरों के साथ भी काम करने का मौका मिला, ये ईश्वर की कृपा है, ये मैं बोलूंगा। बिल्कुल। उस जमाने से लेके आज तक सब एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। और अब जब आया तो अंजन जी आइए, यहाँ कब आ रहे हैं आप, ये वो सब बात बोले, आइए आपको मेरा ये काम कर रहा हूँ। क्या काम बताइए, हम करेंगे। बोले करेगा, बोल रहे हैं। हमने बताइए तो सही, क्या है, क्या फिल्म है कोई? बोले नहीं नहीं, एक सीरियल है, आइए ना। क्या सीरियल है मैं बाद में बताऊंगा। सस्पेंस रखा, और यहाँ आकर बोलता है कि मैं वागले की दुनिया बना। बोले आप कैसे बना रहे हैं? इसकी राइट तो उषा के पास है। बोले हाँ, उसकी राइट ले लिया मैंने। देखिए वागले आप नहीं बना पाएंगे, अब बनाना बनाए, आपके पास राइट से यूज करो, नहीं आपको रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने जो दे दिया है उस स्टैंडर्ड की चीज आएगी नहीं तो मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं आई एम सॉरी। जेडी बहुत पहले से मुलाकात थी, खूबसूरत फिल्म में उसने रोल भी किया था मेरे साथ। जी जी। और आतिश कपाड़िया को जानता था, बहुत बढ़िया राइटर है, मास्टरपीस राइटर है। बिल्कुल। उनके साथ अल्प विराम एक सीरियल किया था मैंने जी। तो आतिश वॉज सिटिंग देयर। बोला आप अजय जी मेरी लिखी हुई आप एक बार सुन तो लीजिए, आप देखिए। 2 महीना तक मैं फिर मैंने भारती से बात किया कि ऐसे ऐसी बात। बोला हमारे पास भी फोन आया था, तो दोनों को चाहिए उनको। तो चाहिए तो ठीक है, लेकिन क्या वैसा बनेगा जैसे हम लोगों ने काम किया? भारती को कुछ ग्रीवांसेस थे पुराने वाले से, जो भी है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम तो खैर अपने एक्टिंग में लगे हुए थे। अब डायरेक्टर लोगों ने काम किया जैसा आर के जैसे बताया वैसा करते थे, लेकिन भारती ने कहा कि कर लेना चाहिए ना। हाँ ये तो है, वो अगले के नाम से तो आ जाएगा, हम लोग को ठीक भी रहेगा, लेकिन हमें डर है कि जो क्वालिटी हम लोगों ने दिया वो क्वालिटी नहीं रहेगी तो बड़ा डर। पर आतिश ने जो लिखा, बहुत सोचा कि जमाना बदल गया है, लड़का जो है हमें बोरीवली ले जाना चाहता है, ऐसे में हमारा कैरेक्टर, हमने कहा देखो भाई मैं अपना कैरेक्टर तो नहीं छोड़ूंगा, तुम कितना भी जमाना बदल जाए, बूढ़ा हो गया तो क्या आदमी बदल जाएगा। ये सब करते हुए लास्ट में 3 एपिसोड ऐसे दिखे थे उसने, मुझे लगा कर लेना चाहिए। ऐसे करते हुए मैं पूछा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में हमको यूज करेगा। इतना छोड़ता भी नहीं था, और कितना करेगा। बेसिकली वागले को एस्टैब्लिश करता सुमित राघवन को, उनकी फैमिली, हमारे बच्चों की फैमिली वो दिखा रहे। वागले फैमिली, नई पीढ़ी, नए लोग, पोता पोती सब बढ़ रहे हैं। ठीक है चलो। और दूसरी बात है कि एक अच्छी पेंशन आ रही है इस बुढ़ापे में। जेडी मजीठिया एंड आतिश कपाड़िया, नो डाउट इतने दिन 3-4 साल तक चलाया उन्होंने। कोरोना के टाइम पे भी वो
कंटिन्यू किया उन्होंने सिलवासा जा करके। हालांकि हम लोग नहीं अलाउड थे जाने का वहाँ, उस समय सीनियर सिटीजन को जाने नहीं दे रहे थे कहीं से बम्बई से, पर उन्होंने बहुत कुछ किया, मेहनत की। फिर हमको ऐसा भी है कि घर से बाहर नहीं निकलना था, तो उन्होंने उधर ही एक होटल बुक किया जीकेसी का, उसमें हमें रखा और वहाँ से स्टूडियो रजिस्ट्रा काम करता रहा जब जब उन्होंने बुलाया। और आज भी जब तबीयत खराब होती है तो थोड़ा गैप देते हैं और फिर वो बुला लेते हैं, अभी जो चल ही रहा है। पर इस बीच में मैंने ओटीटी के 2-3 प्रोडक्शन की, जैसे हिमांशु धूलिया का बहुत बढ़िया था, हॉटस्टार में चल रहा है जी। उसमें डॉक्टर का किरदार जो ऐसा किया जो मैंने कभी नहीं किया था, उस तरह का कैरेक्टराइजेशन मैंने कहीं नहीं किया जी। दूसरा एक कैंसर बीज बोल के ओटीटी किया, तब तक एक तीसरा अभी आया है जी, जिसका मैं कर रहा हूँ, और चौथा भी आ रहा जी, जो अभी आपके यहाँ से निकल के सीधे वही जाऊंगा। तो सिलसिला जारी है, हैं? तो सिलसिला जारी है ओटीटी। जी। कुंदन शाह की बातें चल रही हैं, तो कभी हाँ कभी ना फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां शाहरुख खान भी हैं, कुंदन शाह भी हैं, आप भी हैं। ये कुंदन था जिसको मुझ पर कॉन्फिडेंस था जी। उन्होंने, नसीर उनके साथी थे, सतीश, शफी तो कर नहीं रहे उस समय तक, सतीश शाह, और ये शाहरुख ने भी वागले में किया है हम लोगों के साथ। शाहरुख को पूछा कि छोटा सा कैरेक्टर करे, बोला हाँ करूंगा, तो ही वॉज स्पोर्टिव जी। सबसे बड़ी चीज तो उसके अंदर दिखाई पड़ गया था, भाई बहुत बड़ा एक्टर है। ये तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन दुनिया को नहीं समझ में आ रही थी। किसी को मैंने रेफर किया, बोला नहीं 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 कौन है मालूम नहीं। हम कहे यार ले ले, अभी बहुत काम आ गया, तेरी फिल्म कीमती हो जाएगी, और हो जाती अगर वो लेता था जी। रामनाथ शुक्ला बना रहे थे दो भैया, तो कभी हाँ कभी ना में उसका बाप बनने का मौका दिया उन्होंने। और जो टेक किया क्रेन शॉट लेके गोवा में, एक साथ ही जो लंबा टेक, उधर से किचन से आते हुए माँ इधर इधर ये इसको बरंडा में बैठे हुए हैं, वहां से उसी टेक में, एक ही टेक में सारे लोग अपने कैरेक्टर जो है, माँ बाप और बहन और भाई, शाहरुख जो म्यूजिकल प्रेमी है, वो उस शॉट मुझे याद है, काफी मेहनत किया उसने। और कुंदन वो भी उसी तरह से, आर के लक्ष्मण की तरह से, वो जो तेरा था ना, तेरे पिताजी, तेरा रिजल्ट ठीक नहीं हुआ था तो तुम्हारे पिताजी कहते बाथरूम में ले जाकर तुमको डांटे थे, तो वो पोस्ट याद कर, वो वैसा कुछ दे। तेरे पिताजी ने तुझसे जो ये किया वैसा तू शाहरुख के साथ करेगा भी, और वही हुआ। और वो जो रियलिस्टिक चीजें दी कुंदन ने, टिप्स, वो हमें फायदा किया। और कभी कहा ना बहुत अप्रिशिएट, वो गाना भी दिया उन्होंने, जो गाना रिजेक्ट कर रहे थे सब लोग बोलते पता नहीं चलेगा नहीं, वो तो है अलबेला, अरे यार वो गाना तो आपको बताया नहीं मैंने, वो गाना तो सुनना ही सुनना है। लेकिन अभी हम शाहरुख की और यादें, आप मतलब आपने आगे भी काम किया, राजू बन गया जेंटलमैन में, ये राजू बन गया जेंटलमैन जी पहले बनी, अजीज ने वहां भी काफी इम्प्रोवाइज कराया। ऑफिस में एक छोटे छोटे पेपर वेट, लाल लाल टेलीफोन, लोग की तरह से, सीनियर है और हमारे सामने वो लड़का आके प्रमोट होकर के जा रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक अलग टाइप का कैरेक्टर था वो, अजीज ने यूज किया था राजू बनिया। उसके बाद बाजीगर आ गया, फिर कभी हाँ कभी ना का जो है शूटिंग शुरू, जबकि पहली फिल्म कुंदन ने और अजीज ने कभी हाँ कभी ना साइन किया था उसका। बिल्कुल, इसमें दिव्या भारती के साथ भी एक फिल्म सेकंड लीड में पूछा उसने कि मैं मुझे करना चाहिए, बोला हाँ करो, इस समय करो जब तक ये फिल्म में रोल वाला रिलीज ना हो। और मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक्टर है जो ये पूछता है हमसे, अजय जी आपको मेरा रिएक्शन मिलता है, आपको मैं जो आपकी लाइन पे रिएक्ट करता हूँ, आपने गौर से देखा, बोला तभी तो मैं सेकंड लाइन तभी तो बोल पाता हूँ, बहुत बढ़िया। और ये जो हीरो बनने के लिए ही नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर को करने के लिए उसके अंदर जो लगन थी, कैरेक्टर था, इन्हें था कि मैं इन फिल्म का हीरो हूं तो हम जैसे चाहेंगे वैसा करेंगे, गाना गाएंगे, कैरेक्टर को किया उसने
तो इज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट ऑल्सो, इज ए वेरी गुड एक्टर। आमिर के साथ भी काम किया मैंने, सलमान के साथ भी काम किया, लेकिन शाहरुख की एक अलग बात है। आमिर तो स्कॉलर है, पढ़ता रहता है हमेशा और अच्छी चीज़ें देता है, नो डाउट। उनके साथ भी काम किया, उनके भाई की एक फिल्म में जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर ना, वो तो छोटा सा रोल उनके पिताजी ने दिया था, नसीर साहब ने। वो इसके साथ मनीषा कोइराला थी और आमिर था उसमें, अकेले हम अकेले तुम जी। गाने भी बहुत अच्छे थे, मंसूर खान की फिल्म की कैरेक्टर दिया था। देख लो यहाँ से वहां तक वही आदमी जो ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, ये गाना नहीं, बाहर गाना नहीं, वही कहता है तो मेरी बेटी ने शी इज अ स्टार नाउ, खाना वाना खाया, खाना खिला, उसको नफरत करता है वो आमिर से। अंजन जी, आपने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है, और जहां तक मुझे लगता है खुदा गवाह पहली फिल्म थी जिसमें आप मेजरली अमिताभ। पहली फिल्म शहनशाह थी। ओ यस जी। जिसमें तीनों आनंद ने मुझे बुला करके रोल करवाया, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चन साहब को भी मालूम है कि मैं कहाँ क्या करता हूँ। ये पता चला कि बकरी नाटक हुआ करता था इन्हें सत्यु का पृथ्वी में, तो पूरे परिवार के साथ आकर के उन्होंने पृथ्वी में आकर देखा था। एकता का नाटक था। शबाना के अच्छे दोस्त हैं, इतना मालूम है। और उन्होंने कहा, फिर उसी समय बैंक का वो भी चलता था मेरा, तो उनके पीछे पड़ गया। फिर HSBC बैंक या कोई दूसरे बैंक का, मल्टीनेशनल बैंक का कोई आकर के मैनेजर, लेडी मैनेजर बैठ के बात करी थी, तो तीनों आगे से पूछे ये कौन है, और बैंक मैनेजर। हम भी चाहते थे कि हमारे बैंक मैनेजर आए, और बच्चन साहब बच्चे लोग बोले क्या बोल रहा था, वही डिपॉजिट के लिए बोल रहा था। इस तरह से उनको खींचा मैंने अपने इलाहाबाद बैंक में जी। और उन्होंने कहा कि इससे जाके मिलो, तो उनके फफेरे भाई थे, उनसे जाके मिला इफ्का के लैब में, और भर के डिपॉजिट दिया उन्होंने, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ, हमारे बैंक के साथ बैंकिंग होता रहा। और एक फिल्म में आई है, रियली ग्रेटफुल टू हिम जी। मेरी नौकरी चलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। कोई दूसरे चेयरमैन भी आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है टू कंटिन्यू, और बैंक का नाम मत भूलना, इंटरव्यू देना, तो बहुत पॉपुलर हो गए हो जो भी है। और बच्चन साहब ने, और मैंने इधर से चीटिंग नहीं की, बैंक का इतना काम किया मैंने, इतना काम किया, चाहे RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर चले जाओ, वो आ गए कर बहुत हेल्प मिला मुझे। जी। वागले साहब आ गए, तो वो नारीमन पॉइंट पे एयर इंडिया चला गया, डिपॉजिट दीजिए जी, यहाँ जाए, बैंक भर दिया एकदम। वाह वाह वाह। अमिताभ बच्चन से जुड़ी यादें बांटिए। बच्चन साहब के साथ शहनशाह काम किया करते वक्त, ऐसे हाथ कॉलर पकड़ता हूँ मैं, MLA हूँ, तो उनका बाल हमारे हाथ पे आ गया, मोदी भाई अरे करो वो किया, वो याद है हमको। और उसके बाद घर में भी आना जाना लगा, ये जी का भी फोन आता था एक टाइम में मेरी पत्नी को, अरे बच्चों को लेके आइएगा, होली है, तो ऐसे भी दिन थे। तो बच्चन साहब से भी आना जाना कम है, वो भी बिजी हैं और शरीर अस्वस्थ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं ज़्यादा, पर अभी भी उसके बाद भी काम किया मैंने। शहनशाह के बाद बेमिसाल तो किया ही था, खुदा गवाह, वो खुदा गवाह किया, खुदा गवाह। और सुबह 4 बजे रेडी होकर के आदमी था ठंड में, बाप रे बाप, दाढ़ी उड़ी लगा के बैठ जाते थे, हम लोग उसे देखते हुए रह जाते थे। और हम आलसी आदमी बहुत पहले से, हम उनको तैयार होने में लेट होता है कुछ। जी। खैर जो भी है, बच्चन साहब के साथ अच्छी यादें हैं। ज्यादा काम नहीं मांगता था मैं, एक बात है जी, पर वो काम आ जाता था। शहनशाह के बाद वो जो है शबाना के साथ जो फिल्म किया उन्होंने, मैं आजाद हूँ, तीनों के एक्टर ही लिए थे सारे उन्होंने जी। वो भी तीनों आनंद का डायरेक्शन था जी। तीनों अच्छा दोस्त बन गया था, बिकॉज ख्वाजा अब्बास के पास
मैं आया जाया करता था काफी। जी वही रहता था मैं पीछे की तरफ, जी। और तीनों नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में रहते थे, और अब्बास साहब वही मेन रोड पर रहते थे, वहाँ बैठा करता था मैं। अब्बास साहब इफ्ता के बहुत पुराने ये है, और बकरी नाटक को उन्होंने इतनी तारीफ की थी कि अगर आप सुबह के मॉर्निंग न्यूज़पेपर हेडिंग भूल गए हो तो आइए रात को बकरी देखिए, मॉर्निंग न्यूज़पेपर आपको यहाँ मिलेगा। वाह। जब जब देखेंगे उस दिन का पेपर मिलेगा। बहुत तारीफ की थी उन्होंने 3-4 बार देखा बकरी को, और ही वॉज एंजॉयिंग। तो अब्बास साहब के यहाँ बड़ा कनेक्शन था टीनू आनंद से, और टीनू 2 फिल्मों क्या, एक कालिया में भी दिया था उन्होंने। और टीनू का ऐसा है कि उसके बाद बच्चन साहब से परिचय तो हो ही गया था, और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि हमारी नौकरी में जो हेल्प की उससे मैं भूल नहीं सकता कभी। अनजाने में किया होगा, उनके खराब दिन भी आए, वो भी देखा, बोबर्स का टाइम आया, बट आई यूज्ड टू गो जहाँ भी होते थे वो। ईमानदार फंसे हुए थे आदमी, फंसाए गए थे जो भी है। बच्चन साहब से 3 पत्ती भी किया, लेटेस्ट फिल्म 3 पत्ती। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंजन जी, वो क्या बात है कि इतने बरस लगातार एक्टिंग की दुनिया में बने रहने के बाद भी आप लगातार आज भी सक्रिय हैं। वो कौन सी ताकत है जो आपको चलाती है? जब मैंने शुरुआत की थी तो आपके पास दिमाग में ये होता कि मुझे काम करना है, तो आपका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर रहता है। इत्तेफाक से मैं लकी रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, चाहे वो कैफी आजमी मिले, चाहे लेट आर एम सिंह मिले, लेट कैफी आजमी मिले, लेट AK हंगल मिले, मिस्टर MS सच्चू, कुंदन शाह, रमेश तलवार, इन सब ने कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो कभी मैं भूल सकता नहीं। इफ्ता के बाहर होरी नाटक किया हमने कमलाकर सोनटके जी के साथ, बासु भट्टाचार्य के साथ किया, बाहर के डायरेक्टरों के साथ, वामन केंद्रे के साथ नाटक किया मैंने। नाटक में बहुत वैरायटी किया, कमर्शियल भी कर रहा हूं, अभी भी कमर्शियल चल रहा है, इशारों में जी। वहां पैसे लेके करता हूँ। इफ्ता हमारे पैसे लेके नहीं होता, जो पैसे देती है इफ्ता वही हमारे लिए काफी है। ये मेरी माँ है, मातृभूमि जिसको कहते हैं, इफ्ता मुंबई, खासकर ऑल इंडिया इफ्ता भी है हमारी माँ, उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। तो जब काम करता हूं तो काम पे ध्यान है। उत्पल दत्त बंगाल में नाटक करते थे, जब बैरिकेड और या रिहर्सल रूम से नीचे आप उतर के देखते थे कला मंदिर में, टीने तलवार, लाइनें लगती थी मुगले आजम की तरह नाटक में, जो कहीं नहीं, हिंदी नाटक में कहीं होता नहीं था। और नाटक करने के बाद क्लैपिंग होती रहती थी, उत्पल दत्त निकल के गाड़ी में बैठ के चल जाते थे, अप्लॉज के लिए रुके नहीं रहते थे। जी, सबसे बड़ी चीज है वो, अप्लॉज के लिए रुकना कभी कभी आपका दिमाग खराब कर देता है। जो नियाज हैदर ने कहा था, ये तो बहुत कुत्ती चीज है, लेकिन कभी भी प्राउड नहीं आने देना। जी, प्राइड ठीक है लेकिन प्राउड नहीं। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो प्राउड से बचे, जो 90% हर काम में लोगों को मिल जाता है। जी, और गीता में भी वही कहा है, अहंकार ये जहां गया दिमाग पे पट्टी बढ़ जाती है, और पट्टी बढ़ जाती है तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जो हमारे काम है क्रिएटिविटी, या जो काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके पास पट्टी आ गया है। सोच यहीं से होगी ना, दिल से और दिमाग से। दिल कहता है ये करना, तो उसके दिमाग कहता है कैसे करना है, वो परमानेंट टारगेट रहता है। अब इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा ये नहीं थे। सुहासन खड़ी रहती थी उत्पल दत्त के लिए, लेकिन वो चले जाते थे, अप्लॉज के लिए किसी न किसी को खड़ा रहना पड़ता है। इसी तरह से आज भी, अब जो ऐसा हो गया, शतरंज के बोरे कई बार करता रहा हूं मैं, लेकिन अब हर बार एक नई चीज मिलती है हमको,
थॉट में। और वो भाव जो है वो किसी को देने से या पढ़ाने से नहीं होता है, अपने आप डेवलप होता जाता है। अभिनय के एक ऐसा स्टेज भी है, पर ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ पा चुका हूँ, अभी भी कोशिश जारी है। इट इज एन ऑलवेज इट इज एन एक्सपेरिमेंट, और यही चीज हमको जिंदा रखती है, चाहे जो भी काम आए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि लोगों को अच्छा लगता है काम, और फिर बुलाते हैं। ये तो 78 के एज में हमको फिल्म के लिए, ओटीटी के लिए बुला रहे हैं, ईश्वर की कृपा है। उन्होंने मेरा ऐसा थॉट ही ऐसा बनाया है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम करते जाएंगे, जब तक कर सकते हैं हम करते जाएंगे। बिल्कुल। बुड्ढे ने मारी सेंचुरी के बारे में बताइए। बुड्ढे ने मारी सेंचुरी के बारे में बताइए। बुड्ढे ने मारी सेंचुरी, ये मनोज मित्रा का लिखा हुआ है जी। अब बता दूं, मनोज मित्रा के साथ मैंने एक्टिंग भी की है बंगाल में। पौथिरदावी बंगला है, बंगाल ड्रामेटिस्ट एसोसिएशन के लिए सब ड्रामेटिस्ट लोगों ने एक्टिंग का काम किया था फंड इकट्ठा करने के लिए। उसमें मनोज मित्रा का भी थे, कैरेक्टर कर रहे थे। और अभी हाल में एक बंगला फिल्म भी किया मैंने, चक्रव्यूह, जिसमें मनोज मित्रा आए थे रोल करने के लिए। मनोज मित्रा का लिखा हुआ बाछा रामेर बागान वही है, बुड्ढे ने मारी सेंचुरी। मसूद ने उससे उठाया। मसूद अक्सर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। मसूद हमारे कलकत्ते के दोस्त हैं, और उन्होंने कैसे कैसे आए वो भी एक अलग कहानी है मसूद की। बहुत लंबी हो जाती है मेरी कहानियाँ, एविडेंस बहुत है। तो ये नाटक किसानों के ऊपर है मेरे हिसाब से जी। किसान जो अपना जमीन जोतता है, जो खेती करता है, उसकी अपनी जमीन हो, पुरानी कहावत है जी। उसको पूरा हक है उसका फल भोगने का। पेड़ पर जो फल लगते हैं उसका जो फायदा होगा वो किसान को मिलना चाहिए जी। जो आज भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने प्ले उठाया है। ह्यूमर में है, बाछाराम एक खेत को रखता है, उनके जमींदार लोग बार बार उसे खींचना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सारी हमारी है, और उनके किसी दादा परदादा ने कह दिया था बाछाराम ये सब तुम्हारा है, तुम संभालो इसको, और बाछाराम के नाम से कर दिया गया है। अब वो पेपर को लोग घुमा के तीन पीढ़ी दिखाया, तीनों दादा परदादा सब पेड़ पे बैठे हुए भूत बन के, और बाछाराम को प्रेशराइज कर रहे हैं। और बाछाराम का अभी का जो जमींदार है, जो अभी करंट जनरेशन का है, वो उनके पीछे लगा है, और वो बताना चाहता है अपने पूर्वजों को कि देखो हमने ले लिया, लेकिन वो ले नहीं पाता है। लास्ट में वही खत्म हो जाता है, और बाछाराम खड़ा होकर के चलने फिरने लगते हैं। और गृहस्थी उसके पोती रंजना जो करती है, पोती का रोल, वो पोते की बहू सॉरी, मैं एक डॉक्टर का रोल करता हूँ, मैं बंगाली डॉक्टर का, क्योंकि इसको रवि घोष जी ने किया था बंगाल में। फिर आमिर ने हिंदी में फिल्म की थी इसकी, इसका नाम मुझे याद नहीं है, रतन मुखर्जी ने किया था इसको, और मुझे वही डॉक्टर का रोल दिया था। और मसूद ने मुझे डॉक्टर का ही रोल दिया है। क्या बात, जो उसको देख करके बताता है कि तुम खड़े हो सकते हो। वाह, इंस्पायर करता है। बढ़िया। अच्छा, एक सवाल जो पता नहीं आपसे कई बार पूछा जाता होगा, मैं भी पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि मधु जी का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा योगदान? किसका? आपकी पत्नी का। ओ हो, आपने ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि इसका कोई जवाब ही नहीं है जी। मैं शुक्रगुजार हूँ, हम गुरु को मानते हैं, उस गुरु का जिन्होंने इस अर्धांगिनी को पत्नी के रूप में मुझे भेजा है, मुझे गिफ्ट दिया उन्होंने। ये कहानी हम जानना चाहते हैं। ये सुनना उस समय नहीं समझ में आया था, जब 1982 में शादी करके हम उसको बम्बई ले आए थे, और शी वॉज जस्ट इनोसेंट लाइक एनी विलेज गर्ल। बम्बई के 4 बंगला के मोड़ पर रहते थे हम लोग, करीब समझिए, और इतना डरता था मैं कि अकेले इसको बाहर तो जा ही नहीं सकती है। इतनी हालत से लेके इतना डेवलपमेंट अपने आप को उसने किया। उसी में 2 बच्चे एक साथ जुड़वा हुए, लड़का और लड़की, और उसी में 300 स्क्वायर फीट के छोटे से घर में उसने गुजारा किया। मुझे भी देखा, मेरा खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब वही करती थी। वो सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ। आज जब हम आपके यहाँ रहे जी, गाँव से कपड़े पहनूंगा,
क्या नाश्ता लेके जाऊंगा, क्या खाना खाना चाहिए मुझे, कौन सी दवाइयाँ सब गई हैं कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग। इवन हमारे कोई पेपर्स हैं जो हमारे लड़के ने भेजा कि ये साइन करके, इसको इनवॉइस साइन करके भिजवाना है, उसकी जीरोक्स कॉपी निकालती मशीन से और सब करा करके सब हमारा काम, ईच एंड एवरीथिंग। शी नोज कि मैं अभी काफ़ी एज हो गया, कई चीज़ें में बाएं हाथ का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से वो मैच तो कर ही गई हैं, और दूसरी बात है शी ऑलवेज कीप्स ए लो प्रोफाइल, शी डजंट वांट टू गो एनीवेयर। बड़ी मुश्किल से पुकार की शूटिंग में माधुरी से जाके मिलाया, ऊटी में गए थे हम लोग, वहाँ शूटिंग कर रहे थे जी। और किसी पार्टी में जाने के लिए जल्दी तैयार भी नहीं होती है, इसलिए मुझे भी पार्टी में जाने का बहुत शौक नहीं होता है, कभी कभी जाना पड़ता है। तो ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं तो कहता हूँ कि मैं जब तक चल रहा हूँ उसी की वजह से चल रहा हूँ, एक्चुअली चल रहा हूँ, नहीं तो डिपेंडेंट हूँ पूरी तरह से। और ऐसी लेडी न तो गांव में मिलेगी न शहर में मिलेगी, ये मधु श्रीवास्तव, उसका कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है कहीं भी। और हर माहौल में अपने आप को फिट कर लेती है। कोई मेहमान घर में आया तो किस तरह से वो सब देखती है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, चाय पियेंगे कि कॉफ़ी पियेंगे कि हरियाली शरबत पियेंगे, हर चीज़ घर का, अनाज तक ले आती हैं हाइपर सिटी से। हाइपर सिटी तो अब नहीं रहा, जो भी डीमार्ट वगैरह होता है। पूजा पाठ का भी वही देखती हैं, किस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और रात के 3 बजे तक हमारी वजह से लेट होती है। गरम रोटी आज भी खिलाती है खाना खाते वक्त, खाना बना हुआ है लेकिन रोटी इन्हें की बना के रख देंगी ना, आज तक गरम रोटी खाता हूँ। अंजन जी, आजकल के जो एक्टर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आप थिएटर के एक संघर्ष के रास्ते से आए, नौकरी के रास्ते से आए, नौकरी और थिएटर दोनों को निभाते रहे। नए एक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि नए एक्टर ऐसा नहीं करेंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से होंगे जिनको स्टडी करके देखेंगे कि हमको और परिपक्व होना है, तो और पेशेंस होगा उनके पास, तो वो परिपक्वता की तरफ जाने के लिए थिएटर करेंगे और थिएटर का प्रेम उनको और ऊपर ले जाएगा एज एन एक्टर। और डॉक्टर श्री राम लागू बना सकता है, बिल्कुल। तो ऐसा भी है, तो वही तो देखना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, समय भी ऐसा बदल गया है, इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो गई वर्ल्ड वाइड, खाली भारतवर्ष में नहीं जी। नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, और जल्दी से जल्दी काम नहीं करेंगे तो उन्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे जी। बहुत से स्ट्रगलर्स लड़के हैं जिनको काम करने की जरूरत है, तो अगर काम नहीं कर, इसलिए रमेश तलवार ने पहले हम लोग का स्टॉन्च था कि नहीं रिहर्सल है तो रिहर्सल में आइए, उन्होंने चेंज किया कि भाई रोटी पानी और इस सब की भी जरूरत है, इसलिए डुप्लीकेट कैरेक्टर भी बना के रखिए। नहीं तो पहले ऐसा होता नहीं था, पहले तो डांटते थे अंकल साहब ये कितने बजे आए हैं आप, 7:10 हो गया है, तो 7 बजे की रिहर्सल 7 बजे क्यों नहीं आए, ऐसा भी था। और अब ऐसा नहीं है, वो काम करके आते हैं, लेकिन इसी में जो सिंसियर है वो निकल के आ जाएंगे, बिल्कुल, उसमें कोई बात नहीं। नए लड़के जितना भी करें हाँ ये है, पहले के जमाने में उतना डीप एक्टिंग नहीं भी होता था, तो टेक्निक इतने एडवांस हो चुके हैं कि उसमें कुछ भी कराया जा सकता है, काम चल जाता है। और ज्यादा दिन ठहरने के लिए आपको काम तो खुद को परिपक्व तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अंजन जी, अभी तक जो हमारी बातें हो रही थी उसमें आपने बताया कि इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन होते थे, वो कहते थे कि आप एक्टिंग करने जाइए लेकिन बैंक का पर्चा ऊंचा लहराते रहिए। तो ये नौकरी का सिलसिला कितने साल चलता रहा? 31 साल किया। अरे बाप रे,
99 में रिटायरमेंट लिया मैंने जी। 68। तब भी बैंक आपको जाने तो नहीं दे रहा होगा? है, बैंक आपको जाने तो नहीं दे रहा होगा? नहीं, कई बार उन्होंने वेट किया। हम एक वेट कर रहे थे गोल्डन शेक हैंड का। इत्तेफाक से क्या हुआ कि हमारे निकलने के 2 साल के बाद आया वो। हाँ, जाते वक्त गोल्डन शेक हैंड ले जाना चाहते, लेकिन मैं नहीं ले पाया, उससे पहले निकल गया, क्योंकि यूनियन के कुछ लोग थे। इलाहाबाद बैंक यूनियन में भी तो मैं उनके लिए भी नाटक करता था, स्पोर्ट्स क्लब के लिए नाटक करता था, बंगाल के बंगला में। लेट ज्ञानेश मुखर्जी को नहीं भूलना चाहिए, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए। वो भी कह रहे थे चला जा बम्बई, चला जा बम्बई, चला जा। उनके साथ कुछ नाटक किए थे बैंक में और कुछ बाहर। 31 साल किए। और मेन क्या होता था, बिगिनिंग में तकलीफ क्या होगी, अब काम छोड़ के तो नहीं गए ना, काम पूरा करके जाते थे। बिल्कुल। हमारा जो काम दिया हुआ है आज के लिए, वो मैं पूरा करके, कई बार समय होता था तो और भी दूसरा बहुत आजू बाजू का काम कर लेता था जी। जोड़ हमारी पक्की थी, एडिशन ऐसे कंप्यूटर पर और मशीन पर नहीं, हाथ से 7 8 15 15 7 22 इस तरह से। तो दूसरे का लॉन्ग बुक भी देता, लॉन्ग बुक होता था लेजर के साथ चेक करने के लिए। अभी तो सब कंप्यूटर में है, जो भी है। कैसे निभाया था आपने नौकरी को? यही तो आप काम करते जाइए, जो काम आपके सामने है उसको करते जाइए, बस। आपको 6 बजे निकलना है, अब 6 बजे तक सब काम निपटा दीजिए, ये भी काम हो गया, वो भी काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहे तो भी सब कुछ हो सकता है। आपने ये साबित किया कि नौकरी के साथ थिएटर और फिल्में, ये सारी चीजें एक साथ चल सकती। कभी कभी जरूरत पड़ती थी छुट्टी लेने की, हमेशा नहीं। छुट्टी पहुंचाना पड़ता। गुलामी के टाइम में 15 दिन मेरा निकल गया जी। और विदाउट पे का टाइम था, वहां से यहाँ ट्रांसफर होने के टाइम था। बिल्कुल, कोई बात नहीं। बहुत अलग अलग मीडियम ले लिया मैंने जी। बहुत अलग अलग मीडियम में आपने काम किया, जहां एक तरफ आप थिएटर करते रहे, अभी शॉर्ट फिल्म में किया मैंने, शॉर्ट फिल्म की, टेलीविजन सीरियल्स किए, और अब आप ओटीटी पर भी काम कर रहे हैं और सिनेमा भी कर रहे हैं। एक्टिंग के इन बदलते हुए रूपों में आप क्या देखते हैं? बात तो वही वागले आ जाता है, वागले का स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिंग जो है जी, वो भी काम आ रहा है। आके जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करने की, जबकि मैं मिसिसिपी जा रहा था सर्टिफिकेट देते वक्त उन्होंने कहा अपनी ले जाओ जो काम किया है, दिखाओ उन लोगों को तुमने क्या कर दिया है। तो उस समय एक ट्रेनिंग हो गई थी, और जो चाहिए आप उसको दे सकते हैं, चाहे लाउड चाहिए चाहे अंडर चाहिए, ये आपके ऊपर है। यही काम मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पर कितना अच्छा करता हूं ये तो ऑडियंस बताएगी। चाहे चक दे इंडिया हो, चाहे दामिनी का हो, चाहे आशिक का हो, चाहे चाइना गेट हो, बहुत सारी फिल्में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक से बढ़कर एक फिल्में। किसी एक फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ बांटिए। बहुत ही गुलामी याद आ रहा है, तो मैंने जेपी से गाली खाई थी। अच्छा, गाली देते हैं वो अच्छी तरह से जी। वो नाराज थे धर्म जी पर, बोल नहीं सकते थे। धर्म जी जब तक जयपुर से मतलब चले आते थे, और वो ईशा, क्या नाम है उसकी बेटी का, ईशा नाम है हिमाजी की बेटी का, ईशा। हाँ, ईशा भी थी, हिमाजी भी आई थी। वो टेंट लगा हुआ था गुलामी का, सब एक्टर को, उस मकान वकान था नहीं, गाँव में थे फतेहपुर शेखावटी। तो चारों तरफ टेंट लगे थे, ओम शिवपुरी का टेंट, उधर स्मिता का, नसीर का, उधर मिठुन का, धर्म जी का। तो धर्म जी चले जाते थे, और मुझे असिस्टेंट ने ये नहीं कहा था कि आज है आपका, रोज पूछना पड़ता था, काफी दिनों तक बैठे रहना भी पड़ता था वहां। और दोपहर में धूल, बालू के धूल, सैंड्स, और क्या नाम से, बस ये लोग क्या करते थे, हबीब नाइडेड वाला सेंटर में एक फिल्म देखने का बनाया हुआ था, ताकि सब लोग इसी में लगे रहे, और बाहर से फिल्में आ जाती थी, बाहर की फिल्म जो उमर शरीफ, तो फिल्में उमर बोल की एक फिल्म थी, बहुत जबरदस्त फिल्म, बाद में यहाँ आके देखा मैंने जी। गुलामी में अचानक
ईश्वर बिद्री कैमरामैन थे। और वहां से बोले चलो जल्दी करो। हमको देखो जतिन जतिन असिस्टेंट था, तुमने बताया नहीं, तुमसे पूछा, तुमने कहा नहीं है। नहीं हमको आपको बोल दिया था ऐसा। वो अपने को बचाने के लिए मेरे ऊपर डाल दिया। और जल्दी जल्दी तैयार होकर के मैं टेंट से निकल के वहां गया। वहां जाते ही जेपी झगड़ा शुरू किया मुझे, हर तरह की गाली दी उन्होंने। और मैं हक्का बक्का रह गया, क्यों भाई? मैंने कहा कि मुझे नहीं बुला था, हमको मना कर दिया था, इसलिए जतिन से पूछिए आप। ईश्वर बिद्री चुप रहने का इशारा कर रहा है। उसका टेम्पर तो हाई था। टेम्पर हाई होता, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, नो डाउट, क्या क्या बना दिया उन्होंने। तो चुप रहने को कहा। फिर बाद में हमने जेपी को बोला ये क्या किया आपने, मेरी क्या गलती थी बताइए, मैं कल से पूछ रहा हूँ तो कि मेरा है कि नहीं, मेरा है, बोला नहीं है तेरा। बाद में लोगों ने बताया कैसे धर्म जी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। पर वैसे जैसे पिताजी कड़क थे, वैसे जेपी को भी भूल नहीं सकता। जेपी हमारे रिटायरमेंट में आए थे, इन्वाइट किया था उनको। वो कहते थे जब इसको देखता हूँ तो मुझे नेपोलियन का वो पोशाक याद आता है, जिसे पहली पोशाक नेपोलियन पहन के हमेशा रखता था उसको कि मेरी पहली मिलिट्री वाली पोशाक है। वाह क्या बात है। अच्छा आज भी उतनी ही रिहर्सल्स करते हैं अपने प्लेस के लिए जैसे पहले किया करते? इसके लिए अपने प्लेस के लिए रिहर्सल एक बार होना चाहिए। कितना भी पुराना प्ले, 50 साल 55 साल का हो गया शतरंज के मोहरे। पहले मनमोहन कृष्ण करते थे, करते थे, मैं करता हूँ, और अभी राकेश बेदी करते हैं, काका जी। तो रिहर्सल एक बार करना, क्योंकि लाइन्स ऐसी है जब आप स्टेज पर जाएंगे तो आप खो जाएंगे। हो सकता है कोई दिमाग लाइन निकल जाए, तो गिव एंड टेक एक इसके बाद ये, इसके बाद ये कर लेना चाहिए। तो इसलिए रमेश सलवार एक मतलब वेरियस डायनामिक वाला जो डायरेक्टर है थिएटर का, कमर्शियल डायरेक्टर भी हैं वो बड़े, दीन तमान को लेके, जय जी को लेके, शत्रुघ्न को लेके बहुत सारे प्लेस किए उन्होंने, शबाना को लेके करते ही हैं वो। तो वो कहते हैं रिहर्सल एक बार लाइन कर लो भाई, चाहे स्टेज पर आकर के बैठे बैठे लाइन कर लो, लाइन कर लो, शतरंज की बात करो। बाकी कश्मकश में तो हमको एक दिन पूरा मूवमेंट के साथ करना पड़ता है। अभी 30 तारीख को कश्मकश भी है। अच्छा। 30 मार्च को नीता अंबानी को प्ले बहुत पसंद आ गया। तो कश्मकश जो एक लोअर मिडिल क्लास की कहानी है, बुक बाइटर। बिल्कुल बिल्कुल। माइकल भारिया, अवतार गिल और हमारी लड़की रंजना बहुत सारे प्लेस कर रही है। दृष्टिदान क्या किया उसने। रंजना को आपने किस तरह ट्रेन किया, इसके बारे में मैंने बताइए। ट्रेन नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है कि वो ऑब्जर्व करती रही और कहीं कहीं वो पूछती है डैडी ये कैसा लग रहा है। फिर जो सीरियस प्ले है आपको ठीक लग रहा मेरा, इतने ही पूछती, करती हूँ अपने से। जब बाप बेटी दोनों स्टेज पर होते हैं, वो किस तरह का अनुभव होता है? उस समय वो कैरेक्टर है मेरे लिए जी। इस आचार्य जी ने इस लड़की को फ्रीडम फाइटर का एक आदमी जो मारा गया उसको रख लिया था अपने आश्रम में, और आश्रम के रूल्स के खिलाफ नाटक लिखा है पीएल देशपांडे ने। काका जी कहता हूं लास्ट में, काका जी आपने कोई तपस्या नहीं की, फिर भी आप शांत हैं, लेकिन मैंने क्या पाया, जहां गए वहीं लोगों को तकलीफें दी। परसों उज्जैन में जिनके घर टिका था, पति पत्नी की बातचीत सुन ली, पत्नी पति पर झल्ला कर कह रही थी उसे कह दो हाथ फूटे चावल चाहिए तो साथ बांध कर ले आया करे। ऐसे कितने ही माताओं द्वारा कोसे जाकर हम उनका अन्न खाते रहे। क्यों, किस लिए? स्वयं के अहंकार में आहुति चढ़ाकर उसे जीवित रखने के लिए। गजब, आपको पूरे संवाद प्रॉपरली याद है। ये तो कब का कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे, जब तक हम साहब जब से गए तब से ये रोल मैं कर रहा हूँ। वो कोई बहुत नहीं कश्मकश है। फ्रीडम फाइटर अपनी पत्नी से कहता है ये देखो तो ये लोग अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए पहाड़ों पे छुपते फिरते रहे, पुलिस से भागते रहे, और मैं अपने जान पहचान के लोगों से छुपता हूँ
क्योंकि मैं फॉल्स फ्रीडम फाइटर हूँ। ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस है साहब कश्मकश में। ये दो नाटक मैं बहुत प्रेम से करता हूँ। जी, लास्ट में कुलदीप के गाने होते हैं लास्ट एंड में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो है तेरे सीने में आग, आग जलनी चाहिए, दुष्यंत कुमार वाला। दुष्यंत कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। कुलदीप की म्यूजिक रहती है हर जगह। जी जी बिल्कुल। अंजन जी, रंजना के बारे में तो हमने बातें की, आपके बेटे के बारे में बताइए। मेरी बेटी, बड़ी बेटी भी थिएटर करती थी। लड़के ने भी कोशिश की, हमने कहा चुपचाप जाकर पढ़ाई लिखाई करो। वो म्यूजिकल था, वो एक म्यूजिकल बैंड भी बना लिया था, और कुछ पैसे अपने पास से लोन दे दिए थे, उसको रोक दिया था मैंने। और बाद में कहा कि ये गलत लोग हैं तो मत करो। फिर उसने MBA किया, नौकरी की, उसमें रेखी किया, रोक सको तो रोक लो, उसमें उस कंपनी में था वो। फिर IMG रिलायंस तो बाद में आया, उसके पहले O&M में था 6 साल। अच्छा। T20 इंडिया जीत के आई थी उस समय, ही वॉज देयर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में था। फिर नेशनल गेम हुआ जब केरला में, वो हैंडल किया उसने नेशनल गेम्स। और IMG रिलायंस करने के बाद उसने अपनी कंपनी खोली और निकल गया वो लंदन में एक स्टार्टअप कोर्स करने के लिए। हालांकि मैं भी बहुत कर्जे में हूँ, भयंकर कर्जे में हूँ। तो खबर होगा इतने दिन से, तीनों घर का हो गया, 3 मकान है मेरे, तो ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। बड़ी बेटी शतरंज की मोहरे कर चुकी है, अब वो शादी हो गई, उसकी बच्ची हो गई, वो पूना में रहती है। लेकिन छोटी बेटी का डेवलपमेंट हमने कभी सोचा नहीं था। बिगनिंग में थोड़ा गाइड करता था, नहीं ऐसा करना चाहिए, थिएटर करूँ और करो, वहाँ जाने से तो कोई डिसिप्लिन मिलेगा हमारे इंडिया में। और आज ये है कि हमको बताती नहीं है क्या क्या कर रही है। तो उसकी क्वालिटी ये है कि पहले वो एक डिजाइनर है, घर को पहले पूरा इम्प्रूव कर दिया उसने, घर का नक्शा ही बदल दिया पूरा, इंटीरियर डेकोरेशन में बता रहा हूँ। डिजिटल डिजाइनिंग उसका जो है प्रोफेशन है, एडिटिंग सीख चुकी है जाके पूना में। वो MS चतुर्थ थे जो हमको लाइटिंग बताई है, उनके पीछे लग करके लाइटिंग प्ले में जो होता है वो जो करती है तो देखने लायक है। सत्तू साहब को बहुत सीरियसली फॉलो किया। सत्तू साहब ने कहा था, अंजन मोटेरा में एक दिन किसी कोई लड़की नहीं आई थी, तो डांस था, तो रीटा रानी डांस कर रही है उसमें, छतरी लेकर के, ये कॉस्ट्यूम कर रही थी नाटक का। सत्तू ने कहा तुम कर सकती हो? बोला हाँ कर लूंगी। ऐसे बोली जैसे कि बहुत, बोले बाप रे बाप के फसाना नहीं है, और फट 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 कर दिया उसने। सत्तू ने कहा तुमसे बेटर एक्टर है, बता देता हूँ। फिर इसने करना शुरू किया, फिर मसूद के एक प्ले में किया, मुस्लिम कैरेक्टर बहुत बखूबी किया उसने, ये बिल्किस बेगम का बाड़ा, फिर से करेंगे उसको। फिर इसने एक और द्रोणाचार्य में स्टूडेंट का रोल किया जी, इसका रेप हो जाता है। फिर कश्मकश में रमेश जी ने मेरी बेटी के रोल में लिया, फिर ये रमेश जी ने उनको इसमें भी लिया, दृष्टिदान रविन्द्रनाथ टैगोर का, और फिर शतरंज में लिया। इतना डायनेमिक वो देखती करती चली गई, उसने मुझे रुला दिया। और वो जरूरी है, वो रुलाती है तो लास्ट सीन हम भी आंसू आ जाते हैं। जी जी। तो उस स्टैंडर्ड पे चली गई है ये, कब गई कैसे करेगी। हमारा एक बनीश नगर में घर है, उसको ऑफिस बना करके वहां चली जाती कभी, और डैडी हम 2 दिन के लिए वहां जा रहे हैं, ठीक है जाओ। मैंने पूरी छूट दी है, वैसे ही डेवलप किया उसने। पूजा करेगी ना, पंडित जी बोले जाए 2 मिनट हटिए, वो सजाएगी पहले, इतना बढ़िया सजाती है कि देखते रहिए आप। और पूजा जब कर लेगी बोले आप आइए, खाना बनाएगी जब तो आप उंगलियां चाटेंगे, कॉफी बनाएगी तो आप बोलेगी क्या डाला है इसमें, तो सादा कॉफी है, बनाने का तरीका है। तो कितना गुण उसमें भरा है। वो जो हमारे यहाँ से जाएगी अगर, तो मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा।
अभी जितना भी चेक और पेमेंट करना होता है सब वो देखती है हमारा। इतना डायनेमिक, तभी तो पूरा इफ्ता का संभाल रही मसूद, उसके हाथ में कैश लेके चला जाता है, सबका पेमेंट करना, ये करना वो करना। अब उस पर लोग नाराज भी होते हैं, ये सब काम मेरे लिए डिजाइनिंग सब वही करती है, बिल्कुल इफ्ता के जो भी आते हैं, तो लोग नाराज भी हो रहे हैं। ये सब काम एक उसी को दे दिया है। इधर स्पॉन्सर लेके आई LIC से जी, जिसके लिए अभिषेक जाता था, हालांकि थोड़ा सा अमाउंट था लेकिन ले आई, और फिर उनको कॉरेस्पॉन्डेंस करके उनको धन्यवाद दे दिया। मेरी ये सब चीजें हमने नहीं सिखाई थी, हमें ये सब उनको रिस्पॉन्स दे चुकी मैं। अंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और अपनी यादें इतनी शिद्दत के साथ हमारे बहुत कुछ है, इतना बोलना संभव नहीं, कुछ अब मुझे भी याद नहीं रहता है, भूल जाता हूँ। कैसे पाकिज़ा देखने गया तो बाहर निकल के आया तो पता चला पंडित जी का देहांत हो गया। वो दिन था। जी जी जी, 27 तारीख था वो, 27 मई। तमाम यादें आपने हमारे साथ बांटी। पंडित जी को देखते थे हम, बच्चे थे, दौड़ के जाते थे, सेंट्रल एवेन्यू से निकल के जाते थे लाल गुलाब के साथ हाथ उठा करके, वाह वाह, खुली गाड़ी में निकलते थे। वो जमाना खत्म हो गया। डॉक्टर विधान चंद्र राय को देखा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बंगाल, वो भी क्या पर्सनालिटी, जिनकी वजह से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। नहीं, होम्योपैथिक के वो जबरदस्त थे और बच्चों के डॉक्टर थे वो। जी जी जी, और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर दैवी शक्ति थी कि वो चेहरा देख करके पकड़ लेते थे, खाली नब्ज देते थे, दवा देते थे, पूरा रोग ठीक करके छोड़ देते थे। ऐसे चेहरा देख करके जाके पकड़ते थे। वो गॉड गिफ्टेड। 1 जुलाई को जन्म, 1 जुलाई को मृत्यु दिवस होता है। बिल्कुल, और वो दिन कहलाता है डॉक्टर राधाकृष्णन आए थे उस दिन कलकत्ता। जी जी जी। अंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मुझे भी मौका मिला, विविध भारती सुनता रहता था, अब जाके मौका मिला आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।